घने हरे पर्दे ने आकाश को ढक लिया था। दम घोंट देने वाली गर्मी के साथ चिपचिपी नमी पूरे शरीर को जकड़ रही थी और अनजाने कीड़ों की आवाजें लगातार कानों में गूंज रही थीं। यह एक ऐसी आदिम भूमि थी जहां सभ्यता का कोई निशान नहीं था। यहां विशाल प्रकृति मनुष्य के अहंकार का उपहास करती हुई हर चीज पर हावी थी। यह भारतीय सेना की विशेष बल इकाई, घातक और संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेष अभियान इकाई अल्फा टीम के संयुक्त अस्तित्व प्रशिक्षण का पहला दिन था। दोनों देशों के सर्वश्रेष्ठ सैनिक हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे नीचे उतरे, लेकिन उनका स्वागत आपसी तनाव, अविश्वास और इन सबसे ऊपर जंगल के खतरनाक माहौल ने किया। विशेष रूप से अमेरिकी अल्फा टीम की कमांडर कैप्टन इवेलिन रीड की आंखों में भारतीयों के प्रति स्पष्ट अवमानना थी। सलीके से बंधे सुनहरे बाल, मजबूत कदकाठी और पैनी जॉलाइन वाली वह एक विशिष्ट संभ्रांत सैनिक की तरह दिखती थी, लेकिन उसके खूबसूरत चेहरे पर एशियाई, विशेषकर भारतीय सैनिकों के प्रति गहरा पूर्वाग्रह था। अध्याय 1, अहंकार की चुनौती। इस प्रशिक्षण का लक्ष्य एक ही था, इस नरक जैसे जंगल में निर्धारित समय तक जीवित रहना और लक्ष्य तक पहुंचना। कैप्टन रीड की तीखी आवाज जंगल के शोर को चीर गई। उसने भारतीय सैनिकों को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी मुस्कान नहीं छिपाई। मुझे शक है कि तुम भारतीय सैनिक ऐसे माहौल में टिक पाओगे। युद्ध कोई वीडियो गेम नहीं है, यह डेस्क पर बैठकर रणनीति बनाने से बिल्कुल अलग है। भारतीय विशेष बल के टीम लीडर मेजर अजय सिंह ने शांत भाव से उसका सामना किया। उनके पीछे उनकी टीम के 8 सदस्य चट्टान की तरह स्थिर खड़े थे। उनकी वर्दी पसीने से भीगी हुई थी, लेकिन उनकी आंखें कठोर प्रशिक्षण से इस्पात की तरह ठंडी और दृढ़ थीं। उनमें से एक शांत आंखों वाला व्यक्ति था जो कैप्टन रीड को घूर रहा था। वह टीम का सबसे अनुभवी हवलदार विक्रम राठौड़ था। कैप्टन रीड को मेजर अजय का शांत व्यवहार पसंद नहीं आया और उसने ताना मारना जारी रखा। खासकर तुम्हारा यह दिखावटी अनुशासन यहां किसी काम का नहीं आएगा। जो मायने रखता है वह है कौशल और जीवित रहने की प्रवृत्ति। क्या तुम लोगों में वह बची है? उसके शब्दों पर अमेरिकी सैनिकों के बीच हंसी का ठहाका गूंज उठा। वे भी दुनिया की सबसे मजबूत सेना होने के अहंकार में डूबे हुए थे और एशिया के एक छोटे से देश के सैनिकों को कम आंक रहे थे। मेजर अजय अनावश्यक टकराव से बचने के लिए चुप रहे, लेकिन उनके बगल में खड़े हवलदार विक्रम राठौड़ अलग थे। वह चुपचाप एक कदम आगे बढ़े और सीधे कैप्टन रीड की आंखों में देखा। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, लेकिन उनकी खामोशी ने कैप्टन रीड को और परेशान कर दिया। क्या देख रहे हो? कैप्टन रीड ने तीखे स्वर में पूछा। विक्रम राठौड़ ने जवाब देने के बजाय उसके जूतों पर लगी मिट्टी और उस जहरीले पौधे की पत्ती को देखा जिसे उसने अभी अभी अनजाने में कुचल दिया था। फिर उसने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, उस पौधे पर पैर रखने से 1 दिन के भीतर त्वचा गलने लगती है। एक पल के लिए कैप्टन रीड का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने पैरों के नीचे देखा, लेकिन सब कुछ घास से ढका था और यह जानना असंभव था कि उसने किस चीज पर पैर रखा था। उसकी घबराहट को देखकर एक अमेरिकी सैनिक का चेहरा सख्त हो गया। चुप रहो, एक अमेरिकी अधिकारी को सलाह देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अमेरिकी डिप्टी टीम लीडर चिल्लाया, लेकिन कैप्टन रीड ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसका स्वाभिमान आहत हुआ था, लेकिन साथ ही उसने इस शांत भारतीय हवलदार में एक तेज चमक महसूस की। हालांकि उसने जल्द ही उस भावना को दबा दिया और फिर से अहंकारी भाव अपना लिया। मजाक अच्छा था, लेकिन अगर तुमने सोचा कि तुम हमें ऐसी छोटी छोटी चालों से बेवकूफ बना सकते हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, उसने और ऊंची आवाज में कहा, जैसे कि सभी सैनिकों को सुना रही हो। ठीक है, तो एक शर्त लगाते हैं। तुम भारतीय सैनिक 3 दिन भी नहीं टिक पाओगे और मदद के लिए संकेत भेजोगे। मैं इस पर अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती हूं। उसका उकसावा यही नहीं रुका। कैप्टन रीड ने अपनी आकर्षक उपस्थिति का उपयोग सबसे अपमानजनक प्रस्ताव देने के लिए एक हथियार के रूप में किया। उसने विक्रम राठौड़ को घूरते हुए सभी भारतीय सैनिकों से कहा, अगर तुम में से कोई भी प्रशिक्षण के अंत तक जीवित रहता है और मुझे ढूंढ लेता है तो वह रात पूरी तरह से उस व्यक्ति की होगी। यह मेरा वादा है। एक रात शब्द के स्पष्ट अर्थ पर अमेरिकी सैनिकों ने सीटी बजाई और जयकारे लगाए। यह सिर्फ एक शर्त नहीं थी, यह भारतीय सैनिकों के पुरुषत्व और एक सैनिक के रूप में उनके स्वाभिमान को कुचलने वाला अपमान था।
भारतीय सैनिकों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। कुछ अमेरिकी सैनिकों को घूर रहे थे जैसे वे अभी मुक्का मार देंगे, लेकिन मेजर अजय की ठंडी निगाहों ने उन्हें रोक दिया। और इस पूरी स्थिति के केंद्र में खड़े विक्रम राठौड़ अभी भी भावहीन थे। वह बस कैप्टन रीड की आंखों में गहराई से, बहुत गहराई से देख रहे थे। कैप्टन रीड उस नजर का मतलब नहीं समझ सकी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह किन लोगों का सामना कर रही है। वे असली राक्षस थे जो अनगिनत युद्ध क्षेत्रों से गुजरे थे और मानवीय सीमाओं को पार करने वाले प्रशिक्षण से बचे थे। और उसे यह भी नहीं पता था कि उसने जो अपमानजनक वादा किया था वह अंततः उसके गले की फांस बन जाएगा। प्रशिक्षण शुरू। कैप्टन रीड के चिल्लाने के साथ ही दोनों टीमें विपरीत दिशाओं में बिखर गईं। अमेरिकी सैनिक अपने उपकरणों के साथ शोर मचाते हुए चले गए, जबकि भारतीय विशेष बल बिना एक शब्द कहे चुपचाप जंगल में विलीन हो गए, मानो वे वहां कभी थे ही नहीं। विक्रम राठौड़ ने आखिरी बार उस दिशा में देखा जहां अमेरिकी सैनिक गायब हुए थे। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जिसे किसी ने नहीं देखा। अब शिकार का समय शुरू हो गया था। अध्याय 2, जंगल का नियम। अमेरिकी अल्फा टीम आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उनके पास अत्याधुनिक जीपीएस, सैटेलाइट संचार उपकरण, उच्च प्रदर्शन वाले जल शोधक और उच्च कैलोरी वाले लड़ाकू राशन थे। वे पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से लैस थे। कैप्टन रीड ने नक्शा खोला और कुशलता से निर्देशांक पढ़े। लक्ष्य उत्तर पश्चिम में 70 किलोमीटर है। अगर हम दिन में 20 किलोमीटर चलते हैं तो 3 दिन काफी हैं। रास्ते में 2 जल स्रोत भी हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी। उसकी योजना स्पष्ट और तर्कसंगत थी, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था कि यह जंगल मानव निर्मित नक्शों को कितना तुच्छ बना देता है और प्रकृति की शक्ति के सामने आधुनिक उपकरण कितने असहाय हो जाते हैं। जंगल ने उनकी प्रगति रोक दी। दलदल और लताओं ने उनके टखनों को पकड़ लिया और जहरीले कीड़ों और झोंकों ने लगातार उनकी त्वचा को काटा। चिलचिलाती धूप और उच्च आर्द्रता ने उनकी ऊर्जा को तेजी से समाप्त कर दिया। पहले दिन की दोपहर तक सैनिकों के चेहरों पर थकावट स्पष्ट थी। लानत है, पानी खत्म हो रहा है। मिट्टी के कारण फिल्टर बार बार जाम हो रहा है। एक सैनिक ने कीचड़ भरे पानी को पीने की कोशिश करते हुए गुस्से से फिल्टर को हिलाया। कैप्टन रीड ने झुंझलाकर चिल्लाया, चुप रहो, पानी बचाओ। अगर हम योजना के अनुसार चलते हैं तो कल सुबह तक हम एक साफ नदी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उनकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। रात में जंगल और भी भयानक हो गया। एक विशालकाय सांप उनके शिविर के पास से गुजरा और अंधेरे में अज्ञात जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज उठीं। चिंताग्रस्त सैनिक ठीक से सो नहीं पाए और उनके धैर्य का बांध टूटने लगा। दूसरी ओर भारतीय विशेष बल की स्थिति बिल्कुल अलग थी। जंगल में गायब होने के तुरंत बाद उन्होंने सभी कृत्रिम शोर को समाप्त कर दिया। मेजर अजय के हाथ के संकेतों का पालन करते हुए सैनिक एक शरीर की तरह चले। उनकी हरकतों में कोई अनावश्यक क्रिया नहीं थी और वे केवल आंखों के इशारे से एक दूसरे के इरादों को समझ रहे थे। हवलदार विक्रम राठौड़ सबसे आगे रास्ता बना रहे थे। उन्होंने जीपीएस के बजाय पेड़ों पर काई की दिशा और सूर्य की स्थिति का उपयोग करके सही दिशा का पता लगाया। उन्होंने सहज रूप से उन जगहों से परहेज किया जहां सांप या जहरीले कीड़े छिप सकते थे और अपनी टीम को सबसे सुरक्षित और सबसे तेज रास्ते पर ले गए। पानी हासिल करना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। विक्रम राठौड़ ने एक मोटी लता के एक सिरे को काट दिया। कटे हुए सिरे से साफ पानी लगातार बहने लगा। सैनिकों ने बारी बारी से अपनी बोतलों में जीवन रक्षक जल भर लिया। जब अमेरिकी कीचड़ भरे पानी से जूझ रहे थे तब वे प्रकृति का सबसे शुद्ध जल पी रहे थे। इस लता को जल ललता कहा जाता है। यह एक व्यक्ति के लिए एक दिन के लिए पर्याप्त पानी जमा करती है, विक्रम राठौड़ ने धीरे से समझाया, जिससे एक युवा सैनिक की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हवलदार साहब, आप यह सब कैसे जानते हैं? जीवित रहने के लिए सीखा, संक्षिप्त उत्तर था। लेकिन इसमें उन कठोर समयों का सार था जिनसे वह गुजरा था। वह सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वह एक उत्तरजीविता विशेषज्ञ और एक शिकारी था जो जंगल को ही पढ़ सकता था। भोजन का भी यही हाल था। उसने जमीन पर एक जानवर के पैरों के सूक्ष्म निशान देखे और तुरंत अपने सैनिकों को हाथ का संकेत दिया। उन्होंने चुपचाप आसपास के बांस का उपयोग करके एक अस्थायी जाल बिछाया। कुछ ही देर बाद एक छोटा लेकिन मोटा जंगली जानवर जाल में फंस गया। उन्होंने आग नहीं जलाई। आग धुआं और गंध छोड़ती,
जिससे उनका स्थान उजागर हो जाता। इसके बजाय विक्रम राठौड़ ने कुशलता से जानवर को काटा, मांस को पतले टुकड़ों में काटकर गैर विषैले पत्तों में लपेटकर प्रत्येक के बैग में रख दिया। नमक के बजाय उसने एक विशेष पौधे की नमकीन जड़ों को पीसकर छिड़का। यह भविष्य के लिए प्रोटीन का एक मूल्यवान स्रोत होगा। रात में उन्होंने एक सुरक्षित शिविर स्थापित किया। जमीन से उठने वाली नमी और जहरीले कीड़ों से बचने के लिए उन्होंने पेड़ों के बीच झूले लगाए और दुश्मन के आगमन का आसानी से पता लगाने के लिए टहनियों का उपयोग करके एक अस्थायी चेतावनी प्रणाली बनाई। बारी बारी से पहरा देते हुए बाकी सैनिक गहरी नींद में सो गए और तेजी से अपनी ऊर्जा वापस पा ली। उन्होंने जंगल से लड़ाई नहीं की, वे जंगल का हिस्सा बन गए, उसके प्रवाह के साथ चले और जो कुछ भी उन्हें चाहिए था उसे प्राप्त किया। उनके लिए जंगल नरक नहीं था, बल्कि एक विशाल खजाना था जो सब कुछ प्रदान करता था। दूसरे दिन की सुबह तक दोनों टीमों की स्थिति में भारी अंतर था। अमेरिकी अल्फा टीम निर्जलीकरण, भूख और नींद की कमी के कारण लगभग समाप्त हो चुकी थी। सैनिकों के बीच शिकायतें फूट पड़ी और कैप्टन रीड का अधिकार समाप्त हो गया। वह भी खून से लथपथ आंखों से नक्शे को घूर रही थी, लेकिन नक्शे पर बनी रेखाएं और वास्तविक जंगल में बहुत अंतर था। अब उसे समझ में आने लगा था कि उसने इस जंगल को और भारतीय सैनिकों को कितना कम आंका था। उसी समय भारतीय विशेष बल पूरी तरह से आराम कर चुके थे और पोषित थे। वे वैसे ही दिख रहे थे जैसे प्रशिक्षण की शुरुआत में थे। वास्तव में वे जंगल के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हो गए थे और पहले से कहीं ज्यादा तेज और फुर्तीले थे। मेजर अजय ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया। अब ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू होगा। उनके शब्दों से सैनिकों की आंखों में चमक आ गई। हवलदार विक्रम राठौड़, मेजर अजय ने विक्रम राठौड़ के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुम अकेले जाओगे। तुम्हारा एक ही लक्ष्य है, उस महिला अधिकारी को ढूंढो जिसने हमारा अपमान किया है। विक्रम राठौड़ ने चुपचाप सिर हिलाया। उसके हाथ में कोई अत्याधुनिक उपकरण नहीं था, बल्कि जंगल से ताजा तराशा हुआ एक तेज लकड़ी का भाला और उसके शरीर में पूरी तरह से समाहित जीवित रहने की प्रवृत्ति थी। वह चुपचाप मुड़ा और जंगल में गायब हो गया। अब असली पीछा, या यूं कहें कि शिकार शुरू हो गया था। अध्याय 3, शिकारी की परछाई। अकेले होने पर विक्रम को और भी सहज महसूस हुआ। उसने एक गहरी सांस ली, हवा में घुले गंध के सूक्ष्म कणों को अलग किया। सड़ी हुई पत्तियों की गंध, नम मिट्टी की गंध और उन सब के बीच एक अपरिचित गंध, बारूद, धातु और कृत्रिम रसायनों की गंध। यह अमेरिकियों द्वारा छोड़ी गई गंध थी। उसने अपने कान लगाए। पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों का चहकना, हवा का बहना, प्रकृति के इस संगीत के बीच उसने एक अप्राकृतिक ध्वनि की पहचान की। एक कठोर जूते द्वारा सूखी टहनी को कुचलने की आवाज, एक धातु की पानी की बोतल का उपकरणों से टकराना। यह बहुत दूर से आ रहा था, लेकिन उसकी तेज सुनने की शक्ति ने इसे पकड़ लिया। उसका पीछा किसी सैन्य नियमावली से परे था। वह केवल पैरों के निशान का पालन नहीं कर रहा था, वह अमेरिकियों द्वारा छोड़े गए हर सुराग को पढ़ रहा था। टूटी हुई टहनियों के कोण से उसने अनुमान लगाया कि वे कितनी जल्दी में थे। जमीन पर पड़े बैग के निशान से उसने उनकी थकावट का स्तर निर्धारित किया। यहां तक कि उनके द्वारा फेंके गए लड़ाकू राशन के पैकेटों को देखकर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि उनकी आपूर्ति समाप्त हो रही है। शौकिया, विक्रम ने मन ही मन सोचा। वे सोच रहे थे कि वे जंगल पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे हर जगह अपने स्थान और स्थिति का विज्ञापन कर रहे थे। वे शिकारी नहीं थे, बल्कि एक शिकारी की नजर में आए शिकार थे। उसने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन उसकी हरकतें खामोश थीं। उसने अपनी एड़ी के बजाय अपने पैर की उंगलियों का उपयोग किया, अपने वजन को पूरी तरह से संतुलित किया और पत्तियों के घर्षण को कम किया। वह जमीन पर रेंगने वाले सांप या शाखाओं पर चढ़ने वाले बंदर की तरह जंगल का हिस्सा बनकर आगे बढ़ा। उसकी चाल एक काले तेंदुए की याद दिलाती थी। आधे दिन के पीछा करने के बाद विक्रम को अमेरिकियों के शिविर के निशान मिले। अनाड़ी तरीके से बनाई गई एक सीमा, एक बुझी हुई आग के अवशेष और चारों ओर बिखरा हुआ कचरा। उसने हवा को सूंघा। गंध तेज हो गई थी, भय, निराशा और हार की गंध। उसने शिविर के आसपास ध्यान से देखा और अंत में वह चीज ढूंढ ली जिसकी उसे तलाश थी। अन्य पैरों के निशानों से थोड़ा अलग
एक छोटा गहरा जूते का निशान। चाल अनियमित थी और जमीन पर दबाव अस्थिर था। यह कैप्टन रीड का निशान था। उसके अभिमानी स्वभाव को देखते हुए यह संभावना थी कि उसने टीम के साथ असहमति के बाद अकेले ही काम किया होगा। वह अपनी क्षमताओं को साबित करना चाहती होगी। मूर्खता, विक्रम ने सोचा। जंगल में सबसे खतरनाक चीज अलगाव है। वह खुद को खतरे में डाल रही थी। विक्रम उन पैरों के निशानों का पीछा करते हुए फिर से आगे बढ़ा। वह बहुत दूर नहीं जा सकी थी। थकी हुई हालत में मूली करने के कारण उसके द्वारा छोड़े गए निशान पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और खोजने में आसान थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगल में अंधेरा छाने लगा। विक्रम एक पल के लिए रुका और आकाश की ओर देखा। घने बादलों ने चांदनी को ढक लिया था। जल्द ही बारिश होने वाली थी। बारिश सभी निशानों को मिटा देगी। उसने महसूस किया कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और केवल अपनी सुनने और सूंघने की शक्ति पर भरोसा किया। हवा की दिशा बदल गई और एक नई गंध आई, पसीने की गंध और एक बहुत ही हल्की महिला के सौंदर्य प्रसाधन की गंध। उसने अपनी आंखें खोली। नजदीक है। वह नीचे झुका और एक विशाल पेड़ के पीछे छिप गया। उसने अपनी सांस रोककर आगे देखा। दूर एक छोटी सी चट्टान पर एक महिला खतरनाक रूप से बैठी थी। पसीने और मिट्टी से लथपथ वह भारी सांस ले रही थी। प्रशिक्षण के पहले दिन का उसका आत्मविश्वासी, अभिमानी आचरण कहीं नहीं था। फटी हुई वर्दी, ढीले जूते के फीते और सबसे बढ़कर उसकी आंखों में गहरी निराशा और भय। वह कैप्टन इवेलिन रीड थी। उसके हाथ में एक रेडियो था, लेकिन वह मदद के लिए कॉल करने में झिझक रही थी। यह शायद उसका आखिरी बचा हुआ स्वाभिमान था। मदद के लिए कॉल करना, अपनी हार और भारतीय सैनिकों के बारे में की गई अपनी सभी अपमानजनक टिप्पणियों को गलत मानना था। कैप्टन रीड ने बेचैनी से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह एक भूखे शिकारी द्वारा पूरी तरह से देख ली गई है। विक्रम ने अपने लकड़ी के भाले को कसकर पकड़ लिया। वह अभी उसके गले पर भाले की नोक रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस पल का इंतजार किया जब उसका शिकार सबसे गहरी निराशा में डूब जाए और अपनी कमजोरी को स्वीकार कर ले। यही एक सच्चे शिकारी का तरीका था। कैप्टन रीड ने अंततः रेडियो नीचे रख दिया और अपने चेहरे को अपने हाथों में छिपा लिया। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। यह उस पल का था जब वह मजबूत दिखने वाली महिला अधिकारी टूट गई थी। उसी क्षण विक्रम परछाई से चुपचाप प्रकट हुआ। वह एक भूत की तरह कैप्टन रीड के पीछे आया। कैप्टन रीड को कोई आहट महसूस नहीं हुई। जब तक उसे अपनी पीठ के पीछे मौत की ठंडी उपस्थिति का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिल गई। एक धीमी ठंडी आवाज जो जंगल के सभी शोर को शांत कर देती थी, उसके कान में गूंजी। कैप्टन रीड चीख भी नहीं पाई और वहीं जम गई। जब उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, तो उसकी आंखों ने अंधेरे में उसे शांत रूप से देखने वाली एक जोड़ी गहरी ठंडी आंखें देखीं। यह उसी भारतीय हवलदार की आंखें थीं जिसे उसने प्रशिक्षण के पहले दिन इतना तिरस्कृत और उपहास किया था। अध्याय 4, टूटे हुए अहंकार का सामना। कैप्टन रीड सांस लेना भी भूल गई। उसके सामने खड़ा आदमी एक भूत जैसा लग रहा था। बिना किसी आहट या सुगबुगाहट के वह उसकी पीठ के पीछे खड़ा था। उसके हाथ में एक तेज धार वाला लकड़ी का भाला था, जिसकी नोक सीधे उसके दिल की ओर थी। लेकिन उसे हथियार से ज्यादा उसकी आंखों से डर लग रहा था। उसकी शांत आंखों में कोई भावना नहीं थी। वे एक अथाह गहराई की तरह थीं और उसे लगा कि उसका सारा अहंकार और मूर्खता उनमें समा रही है। तुम कैसे? उसकी आवाज फटी हुई थी। कई दिनों से ठीक से पानी न पीने का नतीजा था। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस कैप्टन रीड को देखता रहा। उसकी निगाहें उसकी फटी हुई वर्दी, मिट्टी से सने चेहरे और डर से कांपती आंखों पर टिकी थीं। उसकी नजरों में विजेता का कोई घमंड या उपहास नहीं था। यह केवल एक तथ्य की पुष्टि करने वाला भावहीन अवलोकन था। कैप्टन रीड का दिमाग पूरी तरह से भ्रमित था। यह कैसे हो सकता है? वह और उसकी टीम, जो अत्याधुनिक उपकरणों से लैस थी, 2 दिनों में ही बिखर गई और जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन यह आदमी, जिसके पास केवल एक आदिम हथियार था, कैसे पूरी तरह से ठीक था और उसे इतनी सटीकता से कैसे ढूंढ पाया? उसके दिमाग में अपने ही शब्द गूंज उठे। तुम 3 दिन भी नहीं टिक पाओगे। अगर तुम में से कोई मुझे ढूंढ लेता है
तो वह रात पूरी तरह से उस व्यक्ति की होगी। उसका चेहरा शर्म से जलने लगा। शर्मिंदगी, गुस्सा और अविश्वसनीय वास्तविकता के बारे में भ्रम ने उसे घेर लिया। वह एक अभिमानी सैनिक थी। वह अनगिनत पुरुष सैनिकों के साथ प्रतिस्पर्धा करके इस पद पर पहुंची थी। हार उसके शब्दकोश में नहीं थी, खासकर उस व्यक्ति से जिसे वह तुच्छ समझती थी। यह एक प्रशिक्षण है, उसने अपने अंतिम बचे हुए स्वाभिमान के साथ तर्क दिया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उसकी आवाज में कोई दम नहीं था। विक्रम अभी भी चुप था। उसने धीरे धीरे अपना भाला नीचे किया। फिर उसने अपनी कमर से बंधी पानी की बोतल निकालकर उसे दे दी। कैप्टन रीड ने संदिग्ध नजरों से उसे और बोतल को देखा। क्या तुम्हें डर है कि मैंने इसमें जहर मिला दिया है? विक्रम ने पहली बार हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जिसमें भावना का स्पर्श था। उसकी आवाज सुनकर कैप्टन रीड को आखिरकार एहसास हुआ कि वह एक वास्तविक इंसान है। वह एक पल के लिए झिझकी, लेकिन असहनीय प्यास ने अंततः उसके विवेक पर काबू पा लिया। उसने बोतल छीन ली और जल्दी जल्दी पानी पीने लगी। जैसे ही ठंडा पानी उसके गले से नीचे उतरा, उसे अपनी आंखों में आंसू महसूस हुए। यह कई दिनों में पहली बार था जब उसने साफ ठंडा पानी पिया था। जब वह पानी पी रही थी, विक्रम आसपास के माहौल पर नजर रखे हुए था। उसकी हर हरकत स्वाभाविक थी और उसने एक पल के लिए भी अपनी सतर्कता कम नहीं की। वह एक आदर्श सैनिक और एक आदर्श उत्तरजीविता विशेषज्ञ था। पानी पीते हुए भी कैप्टन रीड अपनी आंखें उससे नहीं हटा सकी। उसने सैन्य अकादमी में किताबों में जो कुछ भी सीखा था, वह उसे अपने शरीर से जी रहा था। वह जंगल जैसा ही था। बोतल लगभग खाली करने के बाद कैप्टन रीड को होश आया। प्यास बुझने के साथ ही अपमान की भावना ने उसे फिर से घेर लिया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज अभी भी खुरदरी थी, लेकिन पहले से ज्यादा मजबूत थी। हवलदार विक्रम राठौड़। विक्रम। कैप्टन रीड ने धीरे से नाम दोहराया। फिर जैसे कि उसने कोई फैसला कर लिया हो, वह खड़ी हो गई। अपने लड़खड़ाते शरीर को सीधा करते हुए उसने विक्रम का सामना किया। हाँ, मैं हार गई। मैं स्वीकार करती हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखों को स्थिर रखने की कोशिश की। मैं अपना वादा निभाऊंगी। यह कहते हुए उसने अपने होंठ काट लिए। एक रात का वादा। यह सिर्फ एक ताना मारने वाली शर्त नहीं थी। अब यह एक सैनिक के रूप में उसके सम्मान और एक इंसान के रूप में उसके स्वाभिमान का सवाल बन गया था। उसे अपने शब्दों के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ी, भले ही इसका मतलब उसके लिए सबसे बड़ा अपमान हो। विक्रम ने उसके शब्दों को सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस एक बार सिर हिलाया, जैसे कि उसे उस वादे में शुरू से ही कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी उदासीन प्रतिक्रिया ने कैप्टन रीड को और भी दयनीय महसूस कराया। हमें यहां से निकलना होगा, विक्रम ने आसपास देखते हुए कहा। जल्द ही बारिश होगी। मेरी टीम के सदस्य? कैप्टन रीड ने चिंतित स्वर में पूछा। वे शायद तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन इस जंगल में किसी खोए हुए व्यक्ति को ढूंढना रेगिस्तान में सुई खोजने जैसा है। उसके शब्द ठंडे थे, लेकिन सच थे। विक्रम ने और देर नहीं की और आगे बढ़ने लगा। कैप्टन रीड एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर उसके पीछे चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह अपमानजनक था, लेकिन इस स्थिति में जीवित रहने के लिए उसका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। घने अंधेरे जंगल में वे दोनों चुपचाप चले। आगे चल रहे व्यक्ति की चौड़ी पीठ एक पहाड़ की तरह मजबूत लग रही थी। कैप्टन रीड ने उसकी पीठ को देखते हुए जटिल भावनाओं का अनुभव किया। गुस्सा, शर्मिंदगी और उस व्यक्ति के प्रति एक बहुत ही हल्की लेकिन स्पष्ट श्रद्धा, जिसे उसने इतना तिरस्कृत किया था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसका वादा उसके लिए क्या मायने रखेगा और यह रात उसके जीवन को कैसे बदल देगी। बारिश की बूंदें एक एक करके गिरने लगीं। जंगल की रात अभी शुरू हुई थी। अध्याय 5। तूफान के बीच शरण। बारिश की बौछारें जल्द ही तेज हो गईं। ऐसा लगा जैसे आसमान में कोई छेद हो गया हो और मूसलाधार बारिश जंगल पर बरस रही हो। पत्तियां बारिश का वजन सहन नहीं कर सकीं और झुक गईं और जंगल का फर्श तुरंत कीचड़ में बदल गया। इतनी तेज बारिश में आगे देखना मुश्किल था, लेकिन विक्रम बिना किसी झिझक के आगे बढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में तूफान में भी अपना एक नक्शा बना हुआ हो। कैप्टन रीड ने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की। भीगी हुई वर्दी बहुत भारी थी।
और फिसलन भरी कीचड़ वाली जमीन पर उसके पैर बार बार फिसल रहे थे। उसकी ऊर्जा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। वह कई बार गिरी, जिससे उसके घुटने और हथेलियां छिल गईं और कट गईं। यह दयनीय था। अमेरिकी विशेष बलों की एक संभ्रांत अधिकारी अब एक खोए हुए बच्चे की तरह थी। जब वह फिर से कीचड़ में गिरी तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास उठने की कोई ताकत नहीं बची है। निराशा ने उसे घेर लिया। क्या मैं इस नरक जैसे जंगल में ऐसे ही मर जाऊंगी? वह कीचड़ में बैठकर भारी सांस लेने लगी। तभी आगे चल रहा विक्रम रुका और उसे देखने के लिए मुड़ा। मूसलाधार बारिश के कारण उसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह जानती थी कि वह उसे देख रहा है। उसने एक पल के लिए उसे देखा, फिर चुपचाप उसके पास आया और अपना हाथ बढ़ाया। कैप्टन रीड ने उसके हाथ को खाली नजरों से देखा। कठोर, मिट्टी से सना हुआ हाथ। यह उस व्यक्ति का हाथ था जिससे उसने जीवन भर प्रतिस्पर्धा की थी, जिसे उसने तुच्छ समझा था और तिरस्कृत किया था। उसके स्वाभिमान ने उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। उसने उसका हाथ झटकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम, जैसे कि उसके इरादे को समझ गया हो, ने उसकी बांह को मजबूती से पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती खड़ा कर दिया। उसकी ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। वह विरोध नहीं कर सकी। यह मत करो, मैं अकेले चल सकती हूं, वह चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज तेज बारिश के शोर में दब गई। विक्रम ने बिना कुछ कहे उसकी बांह पकड़कर फिर से चलना शुरू कर दिया। यह एक अर्ध जबरदस्ती का साथ था, यह जानते हुए कि वह अब उसका पीछा नहीं कर पाएगी। कैप्टन रीड ने अपमान से अपने होंठ काट लिए। लेकिन उसे इस वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा कि उसकी मजबूत बांह के सहारे के बिना वह एक और कदम भी नहीं चल सकती थी। वे कितनी दूर चले होंगे? विक्रम एक विशाल चट्टान के नीचे रुका। फिर उसने लताओं से ढके एक प्रवेश द्वार को खोला और अंदर चला गया। वहां एक छोटी सी गुफा थी, जो मुश्किल से एक व्यक्ति को बारिश से बचाने के लिए पर्याप्त थी। गुफा के अंदर यह शांत और आरामदायक था, जैसे कि बाहर का तूफान एक झूठ हो। विक्रम ने कैप्टन रीड की बांह छोड़ दी और अपने बैग से सूखी टहनियां और एक चकमक पत्थर निकाला। उसने परिचित निपुणता के साथ आग जलाने की शुरुआत की। नम वातावरण के बावजूद उसने सूखी काई और टहनियों का चतुराई से उपयोग करके जल्दी से एक छोटी सी चिंगारी पैदा की। जल्द ही गुफा में गर्मजोशी फैलने लगी। कैप्टन रीड गुफा की दीवार के सहारे बैठकर उसे खाली नजरों से देखती रही। यह आग थी जिसकी उसे कई दिनों से चाहत थी। आग अंधेरे को दूर करती है, ठंड से बचाती है और जंगली जानवरों से शरीर की रक्षा करती है। सभ्यता का प्रतीक। अत्याधुनिक लाइटर होने के बावजूद वह आग जलाने में असफल रही थी, लेकिन उसने केवल आदिम औजारों से इतनी आसानी से आग जला दी थी। हर चीज की तुलना की जा रही थी और हर पहलू में वह पीछे थी। आग जलाने के बाद विक्रम ने अपने बैग से पत्तों में लिपटा हुआ सूखा मांस निकाला और उसे आग पर भूनना शुरू कर दिया। मांस के पकने की गंध गुफा में फैल गई। कैप्टन रीड के पेट से जोर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। उसने अपना चेहरा लाल होते हुए महसूस किया और अपना सिर झुका लिया। विक्रम ने अच्छी तरह से भुने हुए मांस का एक टुकड़ा एक टहनी पर लगाकर उसे दे दिया। पानी की तरह ही उसे फिर से भीख की तरह भोजन स्वीकार करना पड़ा, लेकिन कई दिनों में पहली बार मांस की गंध का आकर्षण अनूठा था। उसने चुपचाप मांस लिया और एक टुकड़ा खा लिया। यह बिना नमक का मांस था, लेकिन यह दुनिया के किसी भी अन्य भोजन से ज्यादा स्वादिष्ट लगा। जब वह जल्दी जल्दी मांस खा रही थी, विक्रम उसे टिमटिमाती आग की लपटों के पार से चुपचाप देख रहा था। भोजन से उसकी भूख शांत हो गई और आग से उसका ठंडा शरीर गर्म हो गया। तब वास्तविकता ने उसे फिर से घेर लिया। एक संकरी गुफा, अकेले, और उसने जो वादा किया था। गुफा में जलती हुई लकड़ियों की चटकने की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। एक अजीब और भारी खामोशी ने दोनों को दबा दिया। कैप्टन रीड चाहती थी कि वह उसका मजाक उड़ाए या वादे के बहाने कुछ मांगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं किया। वह बस आग, लकड़ताना की लपटों को घूर रहा था। उसकी उदासीनता ने उसे और भी बेचैन और दयनीय बना दिया। आखिरकार कैप्टन रीड ने चुप्पी तोड़ी। तुमने मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ दिया? क्या यह उस वादे की वजह से है? उसने अपनी कांपती आवाज को छिपाने की कोशिश करते हुए पूछा। उसे डर था कि वह हां कहेगा, और साथ ही अगर वह ना कहता तो वह उत्सुक थी कि कारण क्या होगा।
विक्रम ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसे देखा। आग की रोशनी में उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं पढ़ा जा सकता था। एक सैनिक अपने साथी को नहीं छोड़ता, भले ही वह साथी दुश्मन देश का सैनिक ही क्यों न हो। उसका जवाब बहुत सरल और स्पष्ट था। इसमें कोई व्यक्तिगत भावना या गणना नहीं थी, केवल एक सैनिक के रूप में कर्तव्य और सिद्धांत थे। कैप्टन रीड के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने उसे तुच्छ समझा था और उसका मजाक उड़ाया था। उसने एक सैनिक के रूप में उसके कर्तव्य की भावना पर भी संदेह किया था, लेकिन उसने उसे सबसे सैद्धांतिक सैनिक तरीके से बचाया था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर एक बड़े हथौड़े से मारा हो। लेकिन मैंने तुमसे अतीत मायने नहीं रखता, विक्रम ने उसकी बात काट दी। जो मायने रखता है वह यह है कि हम अभी जीवित हैं। वह इस विषय पर और बात नहीं करना चाहता था। कैप्टन रीड फिर से चुप हो गई। वह भ्रमित थी। वह सब कुछ जिस पर उसने अब तक विश्वास किया था वह हिलने लगा था। ताकत क्या है? एक सैनिक क्या है? वह इस शांत एशियाई हवलदार में कुछ ऐसा देख रही थी जिसे वह जीवन भर सीखकर भी हासिल नहीं कर सकती थी। तूफान थमने का कोई संकेत नहीं दिखा। गुफा में जलती हुई आग के दोनों ओर वे दोनों फिर से खामोशी में डूब गए, लेकिन यह पहले की अजीब खामोशी से अलग थी। यह एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने और एक अदृश्य खोज शुरू करने का एक तनावपूर्ण समय था। रात अभी लंबी थी। अध्याय 6, दो दुनियाओं का टकराव। गुफा के बाहर अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे कि दुनिया को निगल जाएगी। अनियमित रूप से जलती हुई आग की लपटें दोनों के चेहरों पर गहरी परछाइयां डाल रही थीं। कैप्टन रीड अब और खामोशी सहन नहीं कर सकती थी। उसे इस रहस्यमय भारतीय हवलदार के बारे में कुछ जानना था। वह उस व्यक्ति की वास्तविकता को समझना चाहती थी जिसने उसे इतना असहाय बना दिया था। तुमने यह सब कौशल कहां से सीखा? जंगल में जीवित रहना, निशान खोजना, यह हमारी नियमावली में भी नहीं है। उसका सवाल एक सैनिक के रूप में शुद्ध जिज्ञासा से उपजा था। विक्रम ने एक पल के लिए आग की लपटों को देखा, फिर धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। नियमावली मरा हुआ ज्ञान है। असली ज्ञान शरीर से सीखा जाता है। शरीर से? मुझे उत्तर के पहाड़ी इलाकों में प्रशिक्षित किया गया था। बिना नक्शे या भोजन के केवल एक चाकू के साथ 1 महीने तक जीवित रहना था। मैंने अपने साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करके जीवित रहना सीखा। कभी कभी जीवित रहने के लिए तुम्हें अपने साथी का शिकार करना पड़ता था। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी बातें चौंकाने वाली थीं। कैप्टन रीड ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अमेरिकी सेना में भी कठोर प्रशिक्षण होता है, लेकिन साथियों का शिकार करने का कोई प्रशिक्षण नहीं था। इसे अमानवीय और अक्षम माना जाता था। यह प्रशिक्षण नहीं है, यह बर्बरता है। साथियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा या शिकार नहीं। युद्ध के मैदान में वही बर्बर प्रवृत्ति तुम्हें जीवित रखती है। साथी या भाईचारा जैसे भावुक शब्द केवल सुरक्षित ठिकानों में ही लागू होते हैं। असली दुश्मन तुम्हारे सामने का दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारे बगल में खड़ा वह सहयोगी हो सकता है जो तुमसे ज्यादा समय तक जीवित रहना चाहता है। उसके शब्द निंदक और यथार्थवादी थे। कैप्टन रीड उसके विचारों से सहमत नहीं हो सकती थी। नहीं, तुम गलत हो। सेना विश्वास पर आधारित एक संगठन है। एक दूसरे पर भरोसा न करने वाली सेना रेत के महल की तरह होती है। हम अत्याधुनिक उपकरणों, प्रणालियों और सबसे बढ़कर मजबूत भाईचारे के कारण दुनिया में सबसे मजबूत बने हैं। उसने अपने विश्वास को दृढ़ता से व्यक्त किया। यह वे मूल्य थे जिन्हें उसने जीवन भर सीखा और बनाए रखा था। विक्रम के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। क्या उन अत्याधुनिक उपकरणों, प्रणालियों और भाईचारे ने तुम्हें अभी बचाया है? उसका प्रतिप्रश्न एक खंजर की तरह आया और कैप्टन रीड के दिल में चुभ गया। वह कोई जवाब नहीं दे सकी। जंगल में आने के 2 दिन बाद ही उसके उपकरण बेकार हो गए थे और उसकी टीम बिखर गई थी। अंत में उसे बचाने वाला एक सैनिक था जो उस तरीके से जीवित रहा था जिसे वह बर्बर मानती थी और तिरस्कृत करती थी। तुम लोग युद्ध को बहुत हल्के में लेते हो, विक्रम ने आगे कहा। युद्ध कोई वीरता की कहानी या हॉलीवुड फिल्म नहीं है। यह सिर्फ कीचड़ में कौन ज्यादा देर तक टिकता है, इसकी लड़ाई है। तुम्हें किसी दिखावटी हथियार या आकर्षक नारे की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल जीवित रहने की प्रवृत्ति और अपने दुश्मन को मारने की क्रूरता की जरूरत है। उसकी आंखों में उस नरक का प्रतिबिंब था जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था।
कैप्टन रीड उसके अतीत के बारे में जानने को उत्सुक हो गई। क्या तुमने कभी वास्तविक लड़ाई का अनुभव किया है? विक्रम ने जवाब देने के बजाय अपनी शर्ट को थोड़ा ऊपर उठाया। आग की रोशनी में एक बदसूरत, ठीक हो चुका गोली का निशान दिखाई दिया। कैप्टन रीड की सांस रुक गई। यह प्रशिक्षण के दौरान लगी चोट नहीं थी। यह एक वास्तविक युद्ध के मैदान में जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई में अर्जित एक पदक नहीं, बल्कि एक निशान था। यह अफ्रीका के एक गृह युद्ध क्षेत्र में था। मुझे सरकार और विद्रोही बलों के बीच एक भाड़े के सैनिक के रूप में तैनात किया गया था। वहां कोई राष्ट्रीयता, कोई पद, कोई विचारधारा नहीं थी, केवल पैसा और अस्तित्व था। उसने ऐसे बात की जैसे वह किसी और की कहानी सुना रहा हो। कैप्टन रीड चौंक गई। एक भारतीय नियमित सेना का विशेष बल का सैनिक एक भाड़े का सैनिक था। वह जिस भारतीय सेना को जानती थी वह अमेरिकी नियंत्रण में काम करने वाली अपेक्षाकृत सुरक्षित सेना थी। तुमने ऐसा खतरनाक काम क्यों किया? मुझे अपने परिवार का पेट पालना था और मैं लड़ने के अलावा और कुछ नहीं जानता था। उसका जवाब उन सभी सैनिकों से अलग था जिनसे वह अब तक मिली थी। उसके आसपास के सैनिक देशभक्ति, सम्मान और मातृभूमि की रक्षा जैसे महान मूल्यों के लिए लड़ने की बात करते थे, लेकिन वह एक बहुत ही व्यक्तिगत और यथार्थवादी कारण के लिए लड़ा था, जीवित रहने के लिए। कैप्टन रीड भ्रमित थी। एक सैनिक के रूप में उसके मूल्य और विचारधारा हिल गए थे। देशभक्ति, सम्मान और एक प्रणाली में विश्वास, जीवन और मृत्यु की रेखा पर उनका क्या अर्थ है? शायद इस आदमी के शब्दों की तरह अंत में जो कुछ बचता है वह जीवित रहने की एक हताश प्रवृत्ति है। तो वह वादा। कैप्टन रीड ने अनजाने में वह सवाल पूछ लिया जिसके बारे में वह सबसे ज्यादा उत्सुक थी। उसे लगा कि उसे खोजने का उसका कारण सिर्फ एक सैनिक के रूप में कर्तव्य की भावना से अधिक हो सकता है। वादा। विक्रम ने एक पल के लिए उसे ऐसे देखा जैसे उसे समझ में न आया हो कि वह किस बारे में बात कर रही है। फिर उसे प्रशिक्षण के पहले दिन उसके द्वारा कही गई बातें याद आईं और वह हंस पड़ा। ओह, वह एक रात। उसका रवैया ऐसा था जैसे वह किसी बच्चे के खेल से निपट रहा हो। मैं इतना खाली नहीं हूं कि इस तरह के घटिया उकसावे में आ जाऊं। मैंने तुम्हें सिर्फ एक कारण से ढूंढा, क्योंकि तुमने हमारा अपमान किया था। मैं बस तुम्हारा वह अभिमानी अहंकार तोड़ना चाहता था। उसके शब्दों ने कैप्टन रीड के अंतिम बचे हुए स्वाभिमान को भी चकनाचूर कर दिया। क्या उसने उम्मीद की थी कि वह उसके प्रस्ताव से थोड़ा सा भी प्रभावित होगा या इसका इस्तेमाल उसे अपनी इच्छा के लिए करने के बहाने के रूप में करेगा? अगर ऐसा होता तो शायद वह कम दयनीय महसूस करती। उसने शुरू से ही उसे एक महिला के रूप में नहीं देखा था, बल्कि एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा था जिसे तोड़ा जाना था, एक दुश्मन जिसे झुकाया जाना था। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। वह अब उसके सामने नहीं बैठ सकती थी। वह खड़ी हो गई और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चली गई। ठंडी बरसात की हवा ने उसके गर्म चेहरे को ठंडा कर दिया। कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज उसके पीछे से आई। तुम्हें इससे मतलब नहीं, मैं बस अकेला रहना चाहती हूं। वह गुफा से बाहर निकलने ही वाली थी। उसी क्षण विक्रम ने उसकी बांह को जोर से पकड़ लिया। मूर्खतापूर्ण काम मत करो। अगर तुम इस अंधेरे में एक कदम भी बाहर निकलती हो तो कल सुबह तुम एक लाश के रूप में मिलोगी। उसकी आवाज में पहले से अलग एक ठंडी चेतावनी थी। दोनों की निगाहें हवा में टकराईं। गुफा के अंदर का माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। यह रात अभी खत्म नहीं हुई थी। अध्याय 7, दिल के घाव। कैप्टन रीड ने विक्रम की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसका हाथ एक स्टील के शिकंजे की तरह उसकी बांह को कसकर पकड़े हुए था। छोड़ो मुझे, मेरे शरीर को मत छुओ। उसकी आवाज में गुस्से के साथ साथ एक हल्का सा डर भी था। एक संकरी जगह में अकेले, ताकत में भारी अंतर। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह एक ऐसी स्थिति में है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती। विक्रम ने उसके प्रतिरोध की परवाह किए बिना उसे गुफा के अंदर धकेल दिया। वह अपना संतुलन खो बैठी और फर्श पर गिर गई। चुपचाप रहो, अगर तुम जीना चाहती हो। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। वह अपनी जगह पर वापस बैठ गया और आग को कुरेदने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कैप्टन रीड ने उसे घूरते हुए भारी सांस ली। यह आदमी कौन था? कभी कभी वह एक सैद्धांतिक सैनिक की तरह लगता था और कभी कभी वह एक जंगली जानवर की तरह लगता था जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। ऐसा लगता था कि उसके अंदर कई अलग अलग व्यक्तित्व एक साथ रहते हैं। काफी देर तक दोनों के बीच एक ठंडी खामोशी छाई रही।
कैप्टन रीड अपने स्वाभिमान के कारण पहले बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन वह इस तरह रात नहीं गुजार सकती थी। क्या तुम हमेशा ऐसे ही हो, हर चीज को हिंसा से हल करते हो? उसकी आवाज में निंदा का भाव था। विक्रम ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, जो लोग शब्दों से नहीं समझते उन्हें शरीर से सिखाना सबसे तेज तरीका है। और तुम सोचते हो कि मैं शब्दों से नहीं समझती? हाँ, क्योंकि तुम अभी भी स्वीकार नहीं कर रही हो कि तुम्हारा तरीका गलत था, कि तुम कमजोर हो। मैं कमजोर हूं? कैप्टन रीड को यह सुनकर हंसी आ गई। मैंने वेस्ट पॉइंट से सम्मान के साथ स्नातक किया है और मैंने रेंजर स्कूल और एयरबोर्न प्रशिक्षण दोनों पूरे किए हैं। मैंने अनगिनत पुरुष सैनिकों के साथ प्रतिस्पर्धा करके इस पद को हासिल किया है। तुम कौन होते हो मुझे कमजोर कहने वाले? उसने अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए उस पर हमला किया। यह उसका एकमात्र हथियार और ढाल थी। विक्रम ने आखिरकार अपना सिर उठाया और उसे सीधे देखा। उसकी आंखों में सहानुभूति भरी हुई थी। तुम मजबूत नहीं हो, तुमने सिर्फ मजबूत होने का नाटक करना सीखा है। तुम्हारी सभी उपलब्धियां और प्रशिक्षण तुम्हारी कमजोरी को छिपाने के लिए सिर्फ एक बच्चात और कोसबत चाहता है, कवच है। तुम यह किस आधार पर कह रहे हो? मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं। विक्रम ने उसकी बात काट दी। तुम्हारी आंखों में हमेशा डर रहता है, असफलता का डर, दूसरों से पीछे रह जाने का डर और एक महिला होने के कारण तुच्छ समझे जाने का डर। तुम उस डर को छिपाने के लिए जानबूझकर और अधिक अभिमानी व्यवहार करती हो, दूसरों को कुचलकर अपने अस्तित्व को साबित करने की कोशिश करती हो। उसके शब्दों ने सीधे उसके मर्म पर चोट की। कैप्टन रीड को ऐसा लगा जैसे उसे नंगा कर दिया गया हो। उसने अपनी आंतरिक भावनाओं को कभी किसी को नहीं बताया था, लेकिन यह आदमी पहली मुलाकात से ही उसे पूरी तरह से समझ गया था। तुम क्या जानते हो? उसकी आवाज कांप गई। विक्रम का भाव थोड़ा नरम हो गया। उसने अपनी कहानी शुरू की। मेरी एक छोटी बहन थी, मुझसे 5 साल छोटी। उसकी आवाज अतीत की यादों में खोई हुई लग रही थी। बचपन में हमारा परिवार बहुत गरीब था और मेरे पिता हर दिन शराब पीकर मेरी मां और हमें मारते थे। मुझे ऐसे पिता से नफरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे और मजबूत बनना होगा। मुझे अपनी बहन की रक्षा करनी थी, इसलिए मैंने हर किसी से लड़ना शुरू कर दिया और अंत में एक सुधार गृह में पहुंच गया। कैप्टन रीड ने सांस रोककर उसकी कहानी सुनी। जब मैं सुधार गृह में था तो कुछ बुरे लोगों ने मेरी बहन को पकड़ लिया और उसके साथ बहुत बुरा किया। अपराध बोध कि मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका और उन लोगों को अपने हाथों से न मार पाने का गुस्सा, यही वह चीज है जिसने मुझे एक सैनिक बनाया, नहीं एक लड़ने वाली मशीन। उसकी मुट्ठी इतनी कस गई थी कि वह सफेद हो गई थी। मैंने पैसा कमाने और अपने गुस्से को निकालने के लिए दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों में यात्रा की। मैंने कई लोगों को मारा और मैं भी कई बार मौत के मुंह से बाल बाल बचा। उस दौरान मैंने भावनाओं को भूलना सीख लिया। डर, दुहक, खुशी, वे केवल लड़ाई में बाधा डालते हैं। उसने एक पल के लिए रुककर कैप्टन रीड को देखा। लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे अपनी बहन की याद आ गई। जिस तरह से वह मजबूत दिखने के लिए जानबूझकर और अधिक कठोर व्यवहार करती थी, जिस तरह से उसने चोट लगने के डर से अपना दिल बंद कर लिया था। तुम मेरी मृत बहन से बहुत मिलती जुलती हो। उसका कबूलनामा अप्रत्याशित था। कैप्टन रीड यह सुनकर चौंक गई कि वह उसमें अपनी मृत बहन की छवि देख रहा था और साथ ही उसने उस व्यक्ति के प्रति एक बहुत ही हल्की सी सहानुभूति और समानता महसूस करना शुरू कर दिया जिसे उसने इतना तिरस्कृत किया था। वह भी अपने अतीत के घावों और डर को छिपाने के लिए मजबूत होने का नाटक करते हुए जी रहा था। तो क्या इसीलिए तुमने मुझे बचाया? सहानुभूति के कारण? नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद जीवित रहो, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। मेरी बहन ने अंततः हार मान ली और अपनी जान दे दी, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे अंदर अभी भी लड़ने की इच्छा है। जब तक तुम्हारे पास वह इच्छा है, तुम वास्तव में मजबूत बन सकती हो। उसके शब्द कोई गर्मजोशी भरी सांत्वना नहीं थे। वे एक कठोर वास्तविकता का सामना करने के लिए एक कोड़े की तरह थे। लेकिन अजीब तरह से कैप्टन रीड ने उन शब्दों में एक छोटी सी आशा देखी। उसने पहली बार अपनी कमजोरी को स्वीकार किया। हाँ, मैं डरती थी। मैं हमेशा ऐसे जीती थी जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। लेकिन यह आदमी मुझ पर हंसने के बजाय कह रहा है कि मैं वास्तव में मजबूत बन सकती हूँ। गुफा के बाहर बारिश की बौछारें धीरे धीरे कम होने लगी थीं। अंधेरे में दोनों के दिलों को जकड़ने वाली पूर्वाग्रह और गलतफहमी की दीवारें धीरे धीरे ढह रही थीं।
यह लंबी लंबी रात शायद दोनों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। अध्याय 8। अप्रत्याशित हमलावर। रात भर की बारिश सुबह होते होते चमत्कारिक रूप से थम गई। घने कोहरे ने जंगल को ढक लिया था और भीगी पत्तियों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। गुफा के अंदर की आग लगभग बुझ चुकी थी, केवल हल्की सी गर्मी बची थी। कैप्टन रीड ने जागते हुए रात बिताई थी। विक्रम की कहानी उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। उसके दर्दनाक अतीत और उसकी अपनी छवि के बीच ओवरलैप ने उसे केवल एक दुश्मन के रूप में देखने से रोक दिया था, वह भी दुनिया से लड़ते हुए, जीवित रहने के लिए संघर्ष करने वाला एक इंसान था। विक्रम पहले ही उठकर गुफा के बाहर की स्थिति का जायजा ले रहा था। वह ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसने रात भर नींद न ली हो। वास्तव में वह और भी फुर्तीला और तेज लग रहा था। वह कोहरे से ढके जंगल को देखते हुए कुछ ध्यान से सुन रहा था। क्या कोई आवाज सुनाई दे रही है? कैप्टन रीड ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा नरम थी। पक्षियों की चहचहाहट सामान्य से अलग है। यह एक संकेत है कि कोई पास में है। उसके जवाब ने कैप्टन रीड को तनाव में डाल दिया। यह उसकी टीम के सदस्य हो सकते थे, लेकिन चूंकि यह प्रशिक्षण एक वास्तविक युद्ध की स्थिति का अनुकरण कर रहा था, इसलिए एक काल्पनिक दुश्मन भी हो सकता था। हम क्या करेंगे? पहले हमें टोही करनी होगी। तुम यहीं रुको और हिलो मत, आग को जलते रहने दो। विक्रम ने अपना लकड़ी का भाला उठाया और गुफा से बाहर निकलने ही वाला था। उसी क्षण कैप्टन रीड ने उसका रास्ता रोक लिया। मैं भी साथ चलूंगी। उसकी आंखों में गंभीरता थी। विक्रम ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। तुम केवल एक बोझ होगी। नहीं, मैं अब और असहाय होकर नहीं छिपूंगी। जैसा कि तुमने कहा, मुझे भी लड़ना सीखना होगा। असली अस्तित्व क्या है? उसके शब्दों में एक अटूट संकल्प था। पिछली रात की बातचीत ने उसे बदल दिया था। उसने अपनी कमजोरी को अपने कवच के पीछे छिपाने के बजाय उसका सामना करने का फैसला किया था। विक्रम ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। इसके बजाय एक नई चुनौती के लिए दृढ़ संकल्प और जिज्ञासा जल रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे आदेशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। एक छोटी सी गलती हम दोनों को मार सकती है। समझ गई? वे दोनों चुपचाप गुफा से बाहर निकल गए। कोहरे के कारण दृश्यता बहुत सीमित थी। विक्रम आगे बढ़ रहा था और कैप्टन रीड ठीक उसके कदमों पर चलते हुए उसका पीछा कर रही थी। उसने उसकी हरकतों की नकल करने की कोशिश की। चुपचाप कैसे चलना है, अपने आप को छिपाने के लिए आसपास के इलाके का उपयोग कैसे करना है, ये जीवित कौशल थे जो नियमावली में नहीं सीखे जा सकते थे। विक्रम पक्षियों की चहचहाहट की दिशा में सावधानी से आगे बढ़ा। वह समय समय पर रुकता, जमीन पर अपना कान लगाकर सूक्ष्म कंपनों की जांच करता। कैप्टन रीड ने उसकी हर हरकत को ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह जंगल से बात कर रहा हो। वे कितनी दूर चले होंगे? विक्रम ने अचानक अपना हाथ उठाकर रुकने का संकेत दिया। वह नीचे झुका और एक विशाल फर्न के पीछे छिप गया। कैप्टन रीड भी तुरंत उसके बगल में लेट गई। विक्रम ने अपनी उंगली से आगे की ओर इशारा किया। कोहरे के पार लोगों की धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। 2 लोग थे। उन्होंने अमेरिकी सेना की वर्दी पहन रखी थी। वे कैप्टन रीड की टीम के सदस्य थे। कैप्टन रीड खुशी से उठने ही वाली थी, लेकिन विक्रम ने उसके कंधे को जोर से दबाकर उसे रोक दिया। फिर उसने अपनी तर्जनी को अपने होठों पर रखते हुए चुप रहने का संकेत दिया। क्या बात है? वे मेरी टीम के सदस्य हैं, कैप्टन रीड ने फुसफुसाया। कुछ गड़बड़ है, वे बहुत लापरवाह हैं। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। जैसा कि उसने कहा था, 2 अमेरिकी सैनिक बिना किसी पहरे के थके हुए एक पेड़ के सहारे बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी का इंतजार कर रहे हों या जैसे वे एक जाल में फंसा हुआ चारा हों। उसी क्षण जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक तेज गोली की आवाज गूंज उठी। पेड़ के सहारे बैठे एक अमेरिकी सैनिक के सीने से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वह चीख भी नहीं पाया और वहीं गिर गया। घात लगाकर हमला। कैप्टन रीड चौंक गई। यह प्रशिक्षण नहीं था, यह असली गोलियां थीं। कोई वास्तव में उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। दूसरा सैनिक भी घबरा गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, इससे पहले कि वह अगली गोली से गिर गया। कैप्टन रीड डर से सांस रोककर छिप गई। विक्रम की प्रतिक्रिया अलग थी। जिस क्षण गोली चली, उसने गोली की दिशा का सटीक अनुमान लगा लिया था। उसकी आंखें तुरंत एक क्रूर हत्या मशीन की आंखों में बदल गई थीं। यह कोई काल्पनिक दुश्मन नहीं है, यह असली है।
उसने धीमी आवाज में कहा। कैसे? क्यों? कैप्टन रीड भ्रमित थी। एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। अब कारण पूछने का समय नहीं है, हमें जीवित रहना है। विक्रम ने कैप्टन रीड की बांह पकड़ी और गोली की दिशा के विपरीत दिशा में कूद गया। गोलियों की बौछार उस जगह पर धूल उड़ा रही थी जहां वे अभी अभी लेटे थे। वे दोनों पागलों की तरह दौड़ने लगे। उनके पीछे से लगातार गोलियों की आवाजें आ रही थीं और अज्ञात दुश्मनों का पीछा कर रहे थे। स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। यह अब केवल एक उत्तरजीविता प्रशिक्षण नहीं था, यह जीवन और मृत्यु का एक वास्तविक युद्ध था। और इस विकट संकट के बीच कैप्टन रीड को दर्दनाक रूप से एहसास हुआ कि वह एकमात्र व्यक्ति जिस पर वह भरोसा कर सकती थी वह विक्रम था, जिसे उसने इतना तुच्छ समझा था। दोनों के बीच का रिश्ता अब जीवन और मृत्यु के साथियों से कहीं बढ़कर हो गया था। अध्याय 9। नकाब के पीछे दुश्मन। गोलियां उनके कानों के पास से सनसनाती हुई गुजरी। विक्रम ने कैप्टन रीड को लगभग घसीटते हुए जंगल में तेज गति से दौड़ लगाई। पेड़ और लताएं उनके चेहरों और बाजुओं पर कोड़े की तरह बरस रही थीं, लेकिन उन्हें दर्द महसूस करने का समय नहीं था। उनके पीछे से आने वाले पीछा करने वालों के कदमों की आहट और चीखें लगातार करीब आ रही थीं। लानत है, ये कौन है? कैप्टन रीड ने हांफते हुए चिल्लाया। पता नहीं, लेकिन उनका इरादा हमें मारना है, यह निश्चित है। विक्रम दौड़ते हुए भी शांत रहा। वह सहज रूप से सबसे अच्छा कवर और भागने का रास्ता खोज रहा था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान बाहरी ताकतों द्वारा असली गोलियों का इस्तेमाल, यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, यह एक स्पष्ट रूप से नियोजित हमला था। क्या लक्ष्य अमेरिकी सेना थी या हम, या दोनों? उसने एक संक्षिप्त क्षण में कई संभावनाओं के बारे में सोचा, लेकिन अभी अनुमान से ज्यादा जीवित रहना प्राथमिकता थी। उधर एक पीछा करने वाले की आवाज ठीक उनके पीछे से आई। विक्रम ने दिशा बदली और एक खड़ी घाटी से नीचे फिसल गया। कैप्टन रीड भी चीखती हुई उसके पीछे पीछे आई। मिट्टी और पत्थर लुढ़क रहे थे, जिससे एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन सौभाग्य से वे दोनों सुरक्षित रूप से घाटी के तल पर पहुंच गए। घाटी में उथला पानी बह रहा था। विक्रम बिना किसी झिझके पानी में कूद गया। हम पानी के साथ नीचे की ओर जाएंगे, हमें अपने निशान मिटाने होंगे। उसका निर्णय सही था। पानी के साथ चलने से पैरों के निशान और गंध नहीं छूटते, जिससे पीछा करने वालों से बचना आसान हो जाता है। ठंडा पानी उनके कटे हुए घावों में चुभ रहा था, लेकिन वे दोनों नहीं रुके। वे कितनी दूर दौड़े होंगे? जब गोलियों की आवाजें बंद हो गईं और पीछा करने वालों की कोई आहट महसूस नहीं हुई, तो विक्रम एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया और एक पल के लिए सांस ली। कैप्टन रीड भी उसके बगल में बैठकर भारी सांस लेने लगी। उसका चेहरा मिट्टी और पसीने से सना हुआ था और उसकी आंखों में अभी भी डर था। क्या अब हम सुरक्षित हैं? नहीं, हमने सिर्फ कुछ समय के लिए उन्हें रोका है। वे पेशेवर हैं, वे जल्द ही हमें फिर से ढूंढ लेंगे। विक्रम ने आसपास के माहौल पर नजर रखते हुए कहा। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा तेज और ठंडी थीं। वह अब एक उत्तरजीविता विशेषज्ञ नहीं था, बल्कि एक योद्धा था जिसे अपने दुश्मन का शिकार करना था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। यह प्रशिक्षण क्षेत्र पूरी तरह से नियंत्रित था। कैप्टन रीड ने अपने भ्रमित सिर को पकड़ लिया। विक्रम ने गिरे हुए अमेरिकी सैनिकों के शवों को याद किया। उनके उपकरण अजीब थे, कुछ ऐसे थे जो अमेरिकी सेना के मानक उपकरण नहीं थे, और उनकी हरकतें वे प्रशिक्षित सैनिकों की हरकतें नहीं थीं। कुछ अजीब था। क्या वे निश्चित रूप से मेरी टीम के सदस्य थे? नहीं, किसी ने तुम्हारी टीम के सदस्यों को खत्म कर दिया और उनका वेश धारण कर लिया। वे हमें फंसाने के लिए चारा थे। उसके तर्क ने कैप्टन रीड का चेहरा सफेद कर दिया। तो उसके बाकी टीम के सदस्य भी। उसने भयानक विचार को दूर करने की कोशिश की। क्यों? वे ऐसा क्यों करेंगे? खैर, या तो इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण है या हम में से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। विक्रम ने कैप्टन रीड को देखा। वह अमेरिकी विशेष बलों की एक कमांडर और भविष्य की एक संभ्रांत अधिकारी थी। यह संभव था कि कोई समूह उसे अपहरण या खत्म करना चाहता हो। यह मेरी वजह से हो सकता है, कैप्टन रीड ने निराश स्वर में कहा। हो सकता है, लेकिन अभी अपराधी को खोजने से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवित रहना है। विक्रम खड़ा हो गया। पहले हमें एक सुरक्षित ठिकाना खोजना होगा और स्थिति का आकलन करना होगा। हमारे पास न तो हथियार हैं और न ही संचार उपकरण।
हमें उनका सामना खाली हाथ करना होगा। उसके शब्दों ने कैप्टन रीड को निराश कर दिया। दुश्मन भारी हथियारों से लैस अज्ञात हमलावर थे और उनके पास केवल एक लकड़ी का भाला था। क्या हम जीत सकते हैं? उसकी आवाज में चिंता थी। विक्रम ने उसकी ओर मुड़कर पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। यह आत्मविश्वास और क्रूरता का मिश्रण था, एक शिकारी की मुस्कान। यह जीतने के बारे में नहीं है, यह जीवित रहने के बारे में है और शिकार करने के बारे में। उसकी आंखों में चमक आ गई। अब वह और भागने वाला नहीं था। अब से वह शिकारी बनेगा और एक एक करके दुश्मनों का शिकार करेगा। जंगल मेरा परिचित युद्ध क्षेत्र है। अगर मेरे पास हथियार नहीं है तो मैं उन्हें बनाऊंगा। अगर इलाका प्रतिकूल है तो मैं इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करूंगा। अब से मैं नियम बनाऊंगा। उसकी आवाज में एक जबरदस्त आत्मविश्वास था। कैप्टन रीड ने अनजाने में अपना गला साफ किया। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक पौराणिक राक्षस के साथ है। वह डरी हुई थी, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। एक विशाल साजिश की छाया उन पर मंडरा रही थी, लेकिन वे अब कमजोर शिकार नहीं थे। खूनी पीछा का रुख अब बदलने वाला था। जंगल का असली शिकारी अपने पंजे दिखा रहा था। अध्याय 10, शिकारी का जाल। विक्रम कैप्टन रीड को लेकर घाटी के ऊपर की ओर बढ़ा। एक झरने के पीछे छिपी एक छोटी सी जगह पाकर उसने इसे एक अस्थायी ठिकाने के रूप में उपयोग करने का फैसला किया। झरने की आवाज बाहरी शोर को रोक देगी और केवल एक प्रवेश द्वार होने के कारण यह रक्षा के लिए भी अच्छा था। क्या हम यहां कुछ देर छिपेंगे? कैप्टन रीड ने पूछा। नहीं, हम जाल बिछाएंगे। विक्रम ने अपने बैग से बची हुई रस्सी और एक जंगल चाकू निकाला। उसने आसपास से मिली मजबूत लकड़ी, तेज पत्थरों और मजबूत लताओं का उपयोग करके कुछ बनाना शुरू कर दिया। उसके हाथ तेजी से और सटीकता से काम कर रहे थे। कैप्टन रीड को नहीं पता था कि वह क्या बना रहा है, लेकिन वह उसके ज्ञान और कौशल से प्रभावित थी। उसके पास आसपास की हर चीज को हथियार में बदलने की क्षमता थी। लगभग 1 घंटे के बाद विक्रम ने कई आदिम हथियार बना लिए थे। तेज पत्थरों से झड़ी एक लकड़ी की लाठी, लताओं से बना एक फंदा और सबसे घातक बांस से बना एक बूबी ट्रैप। उसने मुड़े हुए बांस के तनाव का उपयोग करके एक चालाक जाल बनाया था जो छूने पर तेज लकड़ी के भाले को बाहर निकाल देता था। तुमने यह सब कहां से सीखा? कैप्टन रीड ने आश्चर्य से पूछा। युद्ध के मैदान में जीवित रहने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़ता है। दुश्मन के हथियार छीनना या अपने हथियार बनाने के लिए आसपास की हर चीज का उपयोग करना। उसने तैयार जालों को ठिकाने की ओर जाने वाले रास्ते पर चतुराई से स्थापित किया। उसने उन्हें पत्तियों और लताओं से इस तरह छिपा दिया कि कोई विशेषज्ञ भी उन्हें पहचान न सके। तो अब हमें बस इंतजार करना है? नहीं, हमें चारा फेंकना होगा। विक्रम ने कैप्टन रीड की वर्दी की आस्तीन का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ दिया। फिर उसने उसे एक टहनी से बांध दिया और उसे उस रास्ते पर रख दिया जहां पीछा करने वालों के आने की संभावना थी, ताकि वह आसानी से दिखाई दे। वे सोचेंगे कि हम इस तरफ भागे हैं और जब उन्हें यह निशान मिलेगा तो वे अपनी सतर्कता कम कर देंगे और दौड़ पड़ेंगे। उसकी योजना विस्तृत और साहसी थी। कैप्टन रीड उसकी सामरिक चालों से चकित थी। वह सिर्फ एक उत्तरजीविता विशेषज्ञ नहीं था, वह एक शानदार रणनीतिकार था जो दुश्मन के मनोविज्ञान को समझता था और ज्वार को मोड़ने के लिए इलाके का उपयोग करना जानता था। सारी तैयारी करने के बाद वे दोनों झरने के पीछे की गुफा में छिप गए और अपनी सांस रोककर इंतजार करने लगे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। कैप्टन रीड का दिल इस तनाव में तेजी से धड़क रहा था कि दुश्मन कभी भी आ सकता है, लेकिन विक्रम एक पत्थर की मूर्ति की तरह शांत और स्थिर था। कितना समय बीता होगा? लोगों की हल्की आवाजें आने लगीं। पीछा करने वाले थे। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने विक्रम द्वारा छोड़े गए निशान को देख लिया था और इस तरफ आ रहे थे। मिल गया, वहां कपड़े का एक टुकड़ा है, एक आवाज ने उत्साह से चिल्लाया। वे पूरी तरह से बेफिक्र थे। कैप्टन रीड ने अपना गला साफ किया। उसका दिल फटने वाला था। पीछा करने वाले 3 लोग थे। वे स्वचालित राइफलों से लैस थे और लापरवाही से जाल बिछाए हुए क्षेत्र में चले गए। जिस क्षण सबसे आगे वाले व्यक्ति ने विक्रम द्वारा बिछाई गई ट्रिप वायर को छुआ, एक तेज सीटी की आवाज के साथ बगल से एक बांस का भाला निकला और सीधे उसके गले में घुस गया। वह चीख भी नहीं पाया और वहीं गिर गया। घात लगाकर हमला, लानत है। बाकी 2 लोग घबरा गए और चारों ओर देखने लगे।
तभी विक्रम एक परछाई की तरह बाहर निकला। उसके एक हाथ में पत्थर की लाठी और दूसरे में एक तेज जंगल चाकू था। उसकी हरकतें इतनी तेज और कुशल थीं कि यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह इंसान है। वह तुरंत एक व्यक्ति के पीछे पहुंचा और जंगल चाकू से उसका गला काट दिया। आखिरी बचा हुआ व्यक्ति डर से अपनी बंदूक चलाने लगा, लेकिन विक्रम पहले ही एक विशाल पेड़ के पीछे छिप गया था। कौन है वहां? बाहर निकलो! पीछा करने वाले ने अपनी बंदूक पकड़े हुए चिल्लाया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। विक्रम ने कोई आवाज नहीं की। उसने पेड़ के पीछे चुपचाप एक फंदा तैयार किया। फिर वह पीछा करने वाले की नजर से बचकर उसके सिर के ऊपर की एक टहनी पर चुपचाप चढ़ गया, एक तेंदुए की तरह। जिस क्षण पीछा करने वाले ने अपनी बंदूक दूसरी दिशा में घुमाई, विक्रम ने उसके गले में फंदा फेंकते हुए छलांग लगा दी। फंदा ठीक उसके गले में फंस गया और विक्रम के वजन के साथ वह एक घुटने की आवाज के साथ टहनी से लटक गया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। कैप्टन रीड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने केवल आदिम हथियारों से, भारी हथियारों से लैस 3 दुश्मनों को एक पल में खत्म कर दिया था। यह कोई लड़ाई नहीं थी, यह एक तरफा नरसंहार था, नहीं, एक शिकार था। विक्रम ने अपनी सांस रोककर गिरे हुए दुश्मनों के शवों की जांच की। उसने उनकी वर्दी पर पहचान पत्र या संबद्धता का कोई निशान खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। यह संभावना थी कि वे एक पेशेवर भाड़े के समूह थे, जिन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह से छिपा रखी थी। उसने दुश्मनों से स्वचालित राइफलें, गोला बारूद और संचार उपकरण ले लिए। आखिरकार उनके पास जवाबी हमला करने के लिए हथियार थे। कैप्टन रीड गुफा से बाहर आई और भयानक दृश्य देखकर अपना चेहरा सिकोड़ लिया। खून की गंध ने उसकी नाक में जलन पैदा कर दी, लेकिन उसने उल्टी करने की इच्छा को रोक लिया। यही युद्ध की वास्तविकता थी। क्या तुम ठीक हो? विक्रम उसके पास आकर पूछा। उसके चेहरे और कपड़ों पर दुश्मनों का खून लगा हुआ था। कैप्टन रीड ने सिर हिलाया। वह डरी हुई नहीं थी। वास्तव में उसकी जबरदस्त लड़ाकू क्षमता को देखने के बाद उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। अब हम क्या करेंगे? हमें इस संचार उपकरण का उपयोग करके अपने मुख्यालय से संपर्क करने का प्रयास करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि ये कौन है। विक्रम ने एक गिरे हुए दुश्मन की बाह पर एक छोटा सा टैटू देखा। यह 3 सांपों का एक टैटू था जो एक दूसरे की पूंछ काट रहे थे। यह टैटू, मैंने इसे कहीं देखा है। कैप्टन रीड ने टैटू को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसके दिमाग में धुंधली यादें जुड़ने लगीं। सरपेंट, ट्रायड, नाग, त्रिकोण। उन्हें 3 सांप कहा जाता है। वे एक क्रूर भाड़े के समूह हैं। वे पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। मुझे पता है कि वे अतीत में अफ्रीका के गृहयुद्ध में भी शामिल थे। उसके शब्दों ने विक्रम की आंखों को ठंडा कर दिया। वह नरक जिससे वह गुजरा था, अफ्रीका, शायद इनका अतीत के किसी बुरे रिश्ते से कोई संबंध था। एक विशाल साजिश की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी थी, और इसके केंद्र में वे दोनों अनजाने में गहराई से फंस गए थे। यह अब केवल एक उत्तरजीविता का खेल नहीं था। यह अतीत के द्वेष और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से जुड़ा एक विशाल युद्ध की प्रस्तावना थी। अध्याय 11, अतीत की छाया। सरपेंट, ट्रायड, नाग, त्रिकोण। विक्रम ने धीरे से नाम दोहराया। उसके दिमाग में अतीत की भूली हुई यादें कौंध गईं। खून से लथपथ अफ्रीका की लाल धरती, बारूद की गंध और चीखों से भरा युद्ध क्षेत्र, और उसके साथियों की भयानक मौतें। उस नरक के केंद्र में 3 सांप थे। वे एक भाड़े के समूह थे जो किसी विशेष देश या विचारधारा से नहीं जुड़े थे, केवल पैसे और हत्या के आनंद का पीछा करते थे। वे अपनी क्रूरता और चालाकी के लिए कुख्यात थे, और विशेष रूप से विक्रम की भाड़े की इकाई के साथ उनके कई टकराव हुए थे, जिससे दोनों पक्षों को गहरे घाव लगे थे। क्या तुम उन्हें जानते हो? कैप्टन रीड ने उसके असामान्य भाव को देखकर पूछा। हाँ, मैं जानता हूं। उन्होंने मेरे साथियों को मारा था। विक्रम की आवाज गुस्से से धीमी हो गई थी। उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग जल रही थी। वे यहां क्यों हैं? उन्होंने इस प्रशिक्षण में हस्तक्षेप क्यों किया? क्या वे अमेरिकी सेना को निशाना बना रहे थे? नहीं। विक्रम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। उनका लक्ष्य शुरू से ही मैं था। तुम? क्यों? कैप्टन रीड को समझ नहीं आया। अतीत में अफ्रीका में मैंने उनके बॉस को मार दिया था। उस समय संगठन लगभग खत्म हो गया था। शायद जो लोग बच गए थे वे बदला लेने के लिए मुझे ढूंढ रहे थे, और जब उन्हें पता चला कि मैं भारतीय सेना के विशेष बलों में हूं,
तो उन्होंने इस संयुक्त प्रशिक्षण को मुझे खत्म करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। उसका तर्क संगत था। सरपेंट ट्रायड की क्रूर प्रकृति को देखते हुए यह पूरी तरह से संभव था। वे बदला लेने के लिए देशों के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में हस्तक्षेप करने में संकोच नहीं करते। तो मैं और मेरे अमेरिकी सैनिक तुम्हें बाहर निकालने के लिए सिर्फ चारा थे? कैप्टन रीड ने गुस्से से पूछा। उसे इस तथ्य पर असहनीय अपमान महसूस हुआ कि वह और उसके लोग एक चारा के रूप में इस्तेमाल किए गए थे। मुझे खेद है, विक्रम ने संक्षिप्त रूप से कहा। यह माफी से ज्यादा एक तथ्य की स्वीकृति थी। कैप्टन रीड ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। अब गुस्से में बह जाने का समय नहीं था। एक आम दुश्मन के सामने अब उन्हें एक आदर्श टीम बनना था। उनका आकार क्या है? इस जंगल में और कितने लोग हैं? कह नहीं सकते, लेकिन वे कभी भी छोटे समूहों में काम नहीं करते। शायद उन्होंने कहीं एक बेस कैंप स्थापित किया है जिसे हम नहीं जानते और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं। स्थिति अपेक्षा से कहीं ज्यादा गंभीर थी। एक अलग थलग जंगल में उन्हें एक विशाल भाड़े के समूह के खिलाफ लड़ना था। पहले हमें इस संचार उपकरण का उपयोग करके अपनी इकाई से संपर्क करना होगा। कैप्टन रीड ने दुश्मन से छीने हुए रेडियो की ओर इशारा करते हुए कहा। नहीं, विक्रम ने तुरंत उसे रोक दिया। क्यों नहीं? हमें सुदृढ़ीकरण का अनुरोध करना होगा। इस रेडियो को दुश्मन द्वारा इंटरसेप्ट किए जाने की संभावना है। जिस क्षण हम एक संदेश भेजेंगे, हमारा स्थान उजागर हो जाएगा। यह उनके द्वारा बिछाया गया एक और जाल हो सकता है। उसके अवलोकन ने कैप्टन रीड की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ा दी। उसने लगभग एक जल्दबाजी में लिए गए फैसले से सभी को खतरे में डाल दिया था। तो हमें क्या करना चाहिए? इस तरह केवल एक ही रास्ता है। विक्रम की आंखें चमक उठीं। हम उनके बेस कैंप को ढूंढेंगे, उनके संचार उपकरणों को नष्ट कर देंगे और उनके कमांड ढांचे को ध्वस्त कर देंगे, और फिर हम उनका शिकार करेंगे। उसकी योजना इतनी दुस्साहसी थी कि यह लगभग आत्मघाती थी। दो लोग एक भाड़े के समूह के दिल पर हमला करने जा रहे थे। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? क्योंकि यह असंभव लगता है। दुश्मन इसकी उम्मीद नहीं करेगा, और जंगल में संख्या मायने नहीं रखती। कौन इस माहौल का बेहतर उपयोग करता है, यही जीत और हार का फैसला करता है। उसकी आवाज में एक अटूट आत्मविश्वास था। कैप्टन रीड ने उसकी आंखों में देखा। वे आंखें पहले से ही अतीत के भूतों के प्रति प्रतिशोध और एक योद्धा के रूप में लड़ाई की भावना से जल रही थीं। वह जानती थी कि वह इस आदमी को नहीं रोक सकती, और वह भी इस आदमी को नहीं कोटा है। लड़ाई से पीछे नहीं हट सकती थी। वह उन लोगों को माफ नहीं कर सकती थी जिन्होंने उसके लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, कैप्टन रीड ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। मुझे एक बंदूक दो। मैं भी अमेरिकी विशेष बलों की एक अधिकारी हूं। मैं लड़ना जानती हूं। विक्रम ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर उसे एक छीनी हुई स्वचालित राइफल और एक मैगजीन दी। सावधान रहना, यह कोई प्रशिक्षण नहीं है। कैप्टन रीड ने राइफल ली और उसे परिचित निपुणता के साथ लोड किया। उसकी आंखें अब उस डरपोक, कमजोर अधिकारी की नहीं थीं जो डर से कांप रही थीं। वे एक शांत कमांडर की आंखों में बदल गई थीं, जो अपने लोगों का बदला लेने की कसम खा रही थी। अतीत के भूतों से भरे जंगल में राष्ट्रीयता और लिंग में भिन्न दो सैनिक एक आम दुश्मन के खिलाफ बदला लेने के एक ही लक्ष्य के तहत एकजुट हुए। अब उन्हें दुश्मन के दिल तक एक खतरनाक यात्रा शुरू करनी थी। यह केवल जीवित रहने की लड़ाई नहीं थी। यह एक सैनिक के रूप में सम्मान और अपने साथियों के बदला के लिए एक अपरिहार्य युद्ध था। अध्याय 12। दुश्मन के गढ़ में। विक्रम और कैप्टन रीड ने रात होने का इंतजार किया। अंधेरा उनके लिए सबसे अच्छा छिपने का स्थान और हथियार था। दिन के दौरान विक्रम ने दुश्मन के अनुमानित आंदोलन मार्गों और आसपास के इलाके का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करके एक घुसपैठ की योजना बनाई थी। वे घाटी के साथ साथ अपनी खोज का दायरा बढ़ाएंगे, तो उनका बेस कैंप इस क्षेत्र में कमांड के लिए एक सुविधाजनक ऊंचाई पर होने की संभावना है। वह उत्तरी रिज सबसे संभावित स्थान है। उसने टहनियों से बने एक अस्थायी नक्शे पर इशारा करते हुए समझाया। उसका विश्लेषण किसी सैन्य नियमावली पर आधारित नहीं था। यह एक जानवर जैसी वृत्ति थी जिसे उसने अनगिनत वास्तविक युद्ध के अनुभवों के माध्यम से हासिल किया था। कैप्टन रीड उसके विश्लेषण से सहमत थी।
उसने सैन्य स्थलाकृति का भी अध्ययन किया था, इसलिए वह जानती थी कि उसका निर्णय कितना सटीक था। हमला सामने से नहीं बल्कि सबसे ऊबड़ खाबड़ पूर्वी चट्टान से होगा। यह वह जगह है जहां उनकी सुरक्षा सबसे कमजोर होने की संभावना है। उसकी योजना खतरनाक थी, लेकिन साथ ही यह सबसे आश्चर्यजनक तरीका था। रात गहराने पर वे दोनों अंधेरे की आड़ में चलने लगे। विक्रम ने अपने चेहरे और बाजुओं पर कीचड़ लगाकर छलावरण किया और कैप्टन रीड ने भी उसका अनुसरण किया। वे अब सैनिक नहीं थे, बल्कि अंधेरे में विलीन हो चुकी दो परछाइयां थीं। वे दोनों चुपचाप रिज की ओर बढ़े। विक्रम आगे था, बार बार रुककर आसपास की आहट सुनता था। अंधेरे में उसकी इंद्रियां और भी तेज हो गई थीं, यहां तक कि दूर से आने वाली हल्की आवाजें या हवा के प्रवाह में बदलाव का भी पता लगा लेती थीं। जैसा कि अपेक्षित था, पूर्वी चट्टान पर सुरक्षा कमजोर थी, लेकिन चट्टान पर चढ़ना लगभग असंभव था। खड़ी चट्टान पर पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था और पैर रखने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। हम इसे कैसे पार करेंगे? कैप्टन रीड ने निराशा से चट्टान को देखा। विक्रम ने जवाब देने के बजाय दिन में तैयार की हुई लता की रस्सी निकाली। फिर उसने रस्सी के सिरे पर एक हुक के आकार में तराशी हुई एक मजबूत टहनी बांधी। कई प्रयासों के बाद वह चट्टान के ऊपर से निकली एक पेड़ की जड़ पर हुक फंसाने में सफल रहा। मैं पहले ऊपर जाकर सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा, तुम यहीं रुको। उसने कैप्टन रीड को अपनी राइफल से आसपास की निगरानी करने का निर्देश दिया और नंगे हाथों से रस्सी पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें एक मकड़ी की तरह थीं। उसकी प्रशिक्षित मांसपेशियां फड़क रही थीं, क्योंकि वह फिसलन भरी चट्टान की सतह पर खतरनाक रूप से चढ़ रहा था। कैप्टन रीड ने सांस रोककर उसे देखा। यह एक खतरनाक स्थिति थी जहां एक भी गलती उसे नीचे गिरा सकती थी। उसने अनजाने में उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। कुछ समय बाद विक्रम आखिरकार चट्टान के ऊपर पहुंच गया। उसने तुरंत छिपकर आसपास का जायजा लिया। सौभाग्य से कोई गार्ड दिखाई नहीं दे रहा था। उसने नीचे कैप्टन रीड को सावधानी से ऊपर आने का संकेत दिया। कैप्टन रीड ने भी रस्सी पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। वह भी एक कठोर प्रशिक्षित विशेष बल की सैनिक थी, लेकिन उसने कभी भी नंगे हाथों से चट्टान पर चढ़ने का प्रशिक्षण नहीं लिया था। उसकी हथेलियां छिल गईं और उसकी बाहों की ताकत खत्म होने लगी, जिससे कई खतरनाक क्षण आए, लेकिन उसने अपने दांत भींचकर चैंचर किया। आखिरकार चट्टान के ऊपर पहुंचकर वह भारी सांस लेने लगी। विक्रम उसके पास आया और उसे अपनी पानी की बोतल दी। बहुत अच्छा किया। उसकी संक्षिप्त प्रशंसा ने कैप्टन रीड को ऐसा महसूस कराया जैसे उसका सारा दर्द गायब हो गया हो। रिज के ऊपर एक समतल पठार था और वहीं सरपेंट ट्रायड का बेस कैंप स्थित था। कई तंबू लगे हुए थे और लगभग 10 भाड़े के सैनिक आग के चारों ओर अपने हथियार साफ करते हुए बातें कर रहे थे। कैंप के केंद्र में एक बड़े एंटीना वाला एक संचार तंबू दिखाई दे रहा था। यह अपेक्षा से बड़ा है, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। हम क्या करेंगे? सामने से हमला करना असंभव है, कैप्टन रीड ने तनावपूर्ण स्वर में पूछा। हमारा एक ही लक्ष्य है, वह संचार तंबू। मैं एक प्रलोभन के रूप में काम करूंगा और उनका ध्यान भटकाऊंगा। उस दौरान तुम दूसरी तरफ से जाकर तंबू में घुस जाओ, संचार उपकरणों और जनरेटर को नष्ट कर दो और तुरंत बाहर निकल जाओ। तुम अकेले उन सब का सामना करोगे, यह आत्महत्या है। मेरी चिंता मत करो, यह एक आदेश है। विक्रम की आवाज दृढ़ थी। उसने पहले ही पूरी योजना बना ली थी। उसने कैप्टन रीड को एक साइलेंसर वाली पिस्तौल और एक विस्फोटक दिया। इसका इस्तेमाल करो। अगर तुम पकड़ी जाती हो तो इसे विस्फोट करके भ्रम पैदा करो और भाग जाओ। मिलने की जगह वही गुफा है जहां हम पहली बार मिले थे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जीवित रहना है। उसने उसके कंधे पर संक्षेप में थपथपाया और अंधेरे में गायब हो गया। कैप्टन रीड ने उसकी पीठ को देखते हुए अपने होंठ काट लिए। वह जानती थी कि उसने उसे बचाने के लिए सबसे खतरनाक भूमिका निभाई है। कुछ क्षण बाद कैंप के विपरीत दिशा से तेज गोलियों और एक विस्फोट की आवाज आई। विक्रम ने हमला शुरू कर दिया था। भाड़े के सैनिक चीखते हुए इधर उधर भागने लगे और उनमें से अधिकांश गोलियों की आवाज की दिशा में भागे। कैंप की सुरक्षा तुरंत भंग हो गई। यही मौका था। कैप्टन रीड ने एक गहरी सांस ली और एक बिल्ली की तरह नीचे झुककर संचार तंबू की ओर दौड़ी। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग शांत था। वह अब अतीत की कमजोर कैप्टन रीड नहीं थी। वह एक साथी थी जिस पर विक्रम ने भरोसा किया था।
और एक कमांडर थी जो अपने लोगों का बदला लेने के लिए जिम्मेदार थी। अंधेरे में शुरू हुए दोनों के जानलेवा ऑपरेशन का क्या होगा, उनका भाग्य और इस जंगल की रात का अंत अब उसके हाथों में था। अध्याय 13, चौंकाने वाला सच। कैप्टन रीड तंबू की परछाई के साथ चुपचाप आगे बढ़ी। विक्रम द्वारा मचाए गए हंगामे के कारण कैंप का मध्य भाग खाली था। वह सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य संचार तंबू तक पहुंच गई। तंबू के अंदर 2 संचार ऑपरेटर घबराए हुए चेहरों के साथ रेडियो पकड़े हुए थे, बाहरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन रीड ने संकोच नहीं किया। उसने साइलेंसर वाली पिस्तौल से दोनों के सिर में सटीक निशाना लगाया। एक हल्की फिक फिक की आवाज के साथ वे दोनों चुपचाप गिर गए। उसने तुरंत संचार उपकरणों और कमांडर की मेज की जांच की। मेज पर इस क्षेत्र का एक विस्तृत ऑपरेशनल नक्शा और इस ऑपरेशन के लक्ष्य को निर्दिष्ट करने वाला एक दस्तावेज था। लक्ष्य: विक्रम राठौड़ का खात्मा और नमूना पुनर्प्राप्ति। कैप्टन रीड की आंखें नमूना पुनर्प्राप्ति शब्दों पर टिक गईं। यह केवल एक बदला लेने वाला मिशन नहीं था। विक्रम को मारने के अलावा उनका कोई और उद्देश्य था। उसने चारों ओर देखा और मेज के नीचे एक छोटा बंद स्टील का बक्सा देखा। उसने बिना किसी झिझक के बंदूक से ताला तोड़ दिया। बक्से के अंदर सीरिंज और अज्ञात हरे तरल से भरी कई कांच की शीशियां थीं और उसके बगल में विक्रम की एक तस्वीर और उसकी व्यक्तिगत जानकारी वाली एक फाइल थी। फाइल में न केवल उसके भाड़े के दिनों के रिकॉर्ड थे, बल्कि यह चौंकाने वाला विवरण भी था कि उसने एक विशेष गुप्त प्रयोग में भाग लिया था। प्रोजेक्ट राक्षस, संवर्धित मानव प्रयोग। कैप्टन रीड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फाइल के अनुसार विक्रम ने अतीत में एक अनौपचारिक जैविक प्रयोग में भाग लिया था और परिणाम स्वरूप उसने मानव सीमाओं से परे शारीरिक क्षमताएं और जीवित रहने की प्रवृत्ति हासिल कर ली थी। सर्पेंट ट्रायड का असली लक्ष्य विक्रम को खत्म करना नहीं था, बल्कि उसके शरीर में बचे हुए नमूनों यानी उसके रक्त या शरीर के ऊतकों को पुनर्प्राप्त करना और प्रायोगिक डेटा प्राप्त करना था। सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसकी अलौकिक क्षमताएं, जंगल में जीवित रहने का उसका तरीका और उसकी जानवर जैसी प्रवृत्ति, वह एक साधारण इंसान नहीं था। कैप्टन रीड गहरे भ्रम में थी, लेकिन अब सोचने का समय नहीं था। उसने जल्दी से फाइल और नमूनों वाला बक्सा उठाया और संचार उपकरणों और जनरेटर पर विस्फोटक लगा दिए। जैसे ही वह तंबू से बाहर निकलने वाली थी, बाहर से एक कर्कश आवाज आई, संचार ऑपरेटर, जवाब दो। क्या हुआ? नए दुश्मन आ गए थे। ऐसा लगता था कि विक्रम द्वारा मचाया गया हंगामा अपनी सीमा पर पहुंच गया था। कैप्टन रीड ने समय हासिल करने के लिए तंबू के प्रवेश द्वार पर पड़े शवों से एक बैरिकेड बनाया। बाहर से गोलीबारी शुरू हो गई। गोलियां तंबू को चीरती हुई अंदर आ रही थीं। कैप्टन रीड मेज के पीछे छिप गई और समय देखा। विस्फोट में 1 मिनट बचा था। उस दौरान विक्रम अकेले दर्जनों दुश्मनों से लड़ रहा था। उसने अंधेरे और इलाके का उपयोग करके मायावी रूप से आगे बढ़ते हुए दुश्मनों को भ्रमित किया, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उसके शरीर पर भी घाव बढ़ते जा रहे थे। एक गोली उसके कंधे को छू गई और एक चाकू ने उसकी बगल को काट दिया। वह केवल कैप्टन रीड को अपना मिशन पूरा करने के लिए समय दे रहा था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह सुरक्षित रूप से भाग निकले। कैप्टन रीड ने 10 सेकंड शेष रहते हुए तंबू के पिछले हिस्से को फाड़कर बाहर निकली। फिर वह पागलों की तरह मिलने की जगह की ओर दौड़ी। जैसे ही वह कैंप से बाहर निकली, उसके पीछे एक बड़ा विस्फोट हुआ। धमाका। संचार तंबू आग की लपटों में घिर गया और विस्फोट हो गया और उसके टुकड़े आसपास के तंबुओं में फैल गए, जिससे बेस कैंप तुरंत एक अराजक दृश्य में बदल गया। विस्फोट से दुश्मनों का ध्यान भटकने का फायदा उठाकर विक्रम भी घेरे से बचने में सफल रहा। खून बहते हुए भी वह उस दिशा में दौड़ा जहां कैप्टन रीड भागी थी। वे दोनों लगभग एक ही समय में मिलने की जगह गुफा में पहुंचे। विक्रम, कैप्टन रीड ने उसकी खून से लथपथ हालत देखकर चीख पड़ी। उसकी वर्दी फटी हुई थी और खून से सनी हुई थी। मैं ठीक हूं, ठीक हूं। क्या मिशन पूरा हुआ? उसने हांफते हुए पूछा। हाँ, हो गया और मुझे यह मिला। कैप्टन रीड ने उसे फाइल और नमूनों का बक्सा दिखाया। विक्रम फाइल की सामग्री देखकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अतीत इस तरह सामने आएगा। यह जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, गुफा के बाहर से कई टॉर्च की रोशनी आई। दुश्मन उनका पीछा करते हुए आ गए थे। लानत है,
वे पहले ही हम तक पहुंच गए हैं। कैप्टन रीड चिल्लाई। गुफा का केवल एक ही प्रवेश द्वार था और अब वे एक जाल में फंस गए थे। विक्रम गंभीर रूप से घायल था और अब लड़ने की स्थिति में नहीं था। उसने अपनी राइफल कैप्टन रीड को दी। इसे लो और पहले तुम जाओ। तुम क्या कह रहे हो? हमें साथ जाना होगा। मैं नहीं जा सकता, बहुत खून बह चुका है। मैं यहां उन्हें रोकूंगा जब तक तुम इस नमूने के साथ सुरक्षित नहीं निकल जाती। यह अब केवल जीवित रहने की बात नहीं है। अगर यह नमूना उन कमीनों के हाथ लग गया तो बहुत भयानक होगा। उसने फाइल कैप्टन रीड के हाथ में थमा दी। यह एक आदेश है कैप्टन। उसने पहली बार उसे उसके पद से बुलाया। यह एक सैनिक के रूप में उसकी अंतिम विनती और एक साथी के रूप में विश्वास की अभिव्यक्ति थी। कैप्टन रीड की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह एक सैनिक थी। उसे आदेशों का पालन करना था और वह जानती थी कि यही सबसे अच्छा विकल्प था जो वह उसके लिए चाहती थी। तुम वापस जरूर आना, उसने अपने अंतिम शब्द कहे और गुफा के एक संकरे पिछले दरार से खुद को धकेल दिया। यह घाटी के दूसरी ओर जाने वाला एक छोटा सा रास्ता था। विक्रम ने उसे गायब होते देखा और गुफा के प्रवेश द्वार पर अकेला खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक हथगोला था जिसकी पिन निकली हुई थी। दर्जनों बंदूकें उसकी ओर तनी हुई थीं। वह हंसा। यह एक नरक जैसा जीवन था, लेकिन अंत उसे काफी पसंद आया। उसने दुश्मनों पर चिल्लाया, चलो पार्टी शुरू करते हैं कमीनों। उसकी चीख के साथ एक विशाल चमक और गड़गड़ाहट ने जंगल की रात को ढक लिया। अध्याय 14। एक योद्धा का जन्म। कैप्टन रीड ने अपने दांत भींचकर दौड़ लगाई। उसके पीछे से आई विशाल विस्फोट की आवाज ने उसके दिल को चीर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखने की इच्छा को जबरदस्ती दबा दिया। विक्रम का अंतिम आदेश, तुम्हें जीवित रहना है, उसके कानों में गूंजता रहा। वह कितनी दूर दौड़ी होगी। सुबह होने लगी थी और जंगल फिर से सुबह की रोशनी में नहा रहा था, लेकिन उसके लिए वह रोशनी आशा की नहीं बल्कि निराशा की थी। वह थककर एक विशाल पेड़ के नीचे गिर गई। उसका पूरा शरीर घावों से भरा था, लेकिन शारीरिक दर्द कुछ भी नहीं था। उसका दिल ज्यादा दुख रहा था। उसकी आंखों के सामने उसके लिए अपनी जान देने वाले का अंतिम दृश्य घूम रहा था। वह अभिमानी, ठंडा आदमी जो किसी से भी ज्यादा मजबूत और मानवीय था। वे केवल कुछ ही दिन साथ रहे थे, लेकिन उसके साथ बिताए हर पल एक अनंत काल की तरह लग रहे थे। उसने विक्रम द्वारा छोड़ी गई फाइल और नमूने निकाले। प्रोजेक्ट राक्षस। देश ने उसे एक नायक नहीं बनाया था, बल्कि एक प्रयोगात्मक गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल किया था, और अब उस तकनीक के लालची खलनायकों द्वारा उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। गुस्सा उबल पड़ा। उसने अपनी मुट्ठी से जमीन पर मारा। वह रोई नहीं। सैनिक अपने दुहक को आंसुओं से नहीं दिखाते, इसके बजाय वे बदला लेने की कसम खाते हैं। मैं जीवित रहूंगी और सब कुछ उजागर कर दूंगी। जिस देश ने तुम्हारे साथ ऐसा किया और सरपेंट ट्रायड जिसने तुम्हें मौत के घाट उतारा, मैं उन सबको न्याय के कटघरे में खड़ा करूंगी। यह तुमसे मेरा वादा है। विक्रम, उसने एक नए संकल्प के साथ खुद को खड़ा किया। वह अब अमेरिकी सेना की कैप्टन इवेलिन रीड नहीं थी। वह विक्रम की इच्छा को आगे बढ़ाने वाली एक उत्तरजीवी थी। दुहक और प्रतिशोध के बोझ को उठाने वाली एक योद्धा थी। उसने नक्शा खोला और प्रशिक्षण के अंतिम लक्ष्य की जांच की। वहां वह एक बचाव हेलीकॉप्टर से मिल सकती थी, लेकिन वह वहां नहीं गई। इसके बजाय उसने नक्शे पर सरपेंट ट्रायड के संभावित वापसी मार्ग को चिह्नित किया। उन्हें भी भारी नुकसान हुआ होगा। वे निश्चित रूप से पुनर्गठन के लिए एक अस्थायी शिविर में वापस जाएंगे। वह अब एक भगोड़ा नहीं थी। उसने खुद शिकारी बनने का फैसला किया था। वह विक्रम द्वारा सिखाए गए हर चीज का उपयोग करके उनका पीछा करने जा रही थी। उसने विक्रम की तरह अपने चेहरे पर कीचड़ लगाया। उसने छीनी हुई राइफल को मजबूती से पकड़ा और उस फाइल को अपनी छाती से लगा लिया जिसमें उसकी अंतिम गर्मी बची हुई लग रही थी। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और दृढ़ थीं। उनमें दुहक, गुस्सा और एक इस्पाती इच्छा शक्ति थी। वह जंगल में चली गई। उसकी हरकतें विक्रम की तरह हो रही थीं, चुपचाप, सावधानी से, लेकिन बिना किसी झिझक के। जंगल अब उसके लिए डर का स्रोत नहीं था। यह एक विशाल सहयोगी था जो उसके बदले में उसकी मदद करेगा। इस बीच विस्फोट स्थल पर सरपेंट ट्रायड के बचे हुए लोग अपने गिरे हुए साथियों के शवों को इकट्ठा कर रहे थे। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि गुफा पूरी तरह से ढह गई थी। लानत है, लक्ष्य का क्या हुआ?
नमूना, फील्ड कमांडर ने चिल्लाया। एक भाड़े के सैनिक ने ढहे हुए मलबे को हटाते हुए कुछ देखा और चिल्लाया, बॉस यहां। वे दौड़ कर गए और मलबे के नीचे विक्रम की वर्दी का एक खून से सना टुकड़ा और उसका पहचान पत्र पाया। उसका शरीर नहीं मिला, लेकिन इतने बड़े विस्फोट और ढहने से किसी के बचने की संभावना शून्य थी। लानत है, हमने नमूना भी नहीं लिया और उसे भी मार डाला। हम मुख्यालय को क्या रिपोर्ट करेंगे? कमांडर ने गुस्से से गाली दी। पहले पीछे हटो, उस बची हुई अमेरिकी महिला अधिकारी को ढूंढो, शायद उसे नमूने के बारे में पता हो। उन्होंने मान लिया कि विक्रम मर चुका है और जल्दी से पीछे हटने लगे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस शिकार का वे पीछा कर रहे थे वह अब उनकी पीठ के पीछे चाकू लिए एक शिकारी बन गया है। और उनके जाने के बाद ढही हुई गुफा के गहरे अंधेरे में कुछ छोटे पत्थर खिसके और फिर मलबे के बीच से चमत्कारिक रूप से खरीस के पात में एक हाथ बाहर निकला। उस हाथ ने एक एक करके पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया और अंत में खून और धूल से सना एक आदमी नरक के द्वार से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर जख्मी था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी जीवित थीं। वास्तव में वे पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थीं। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। संवर्धित शारीरिक क्षमताओं और अलौकिक जीवित रहने की प्रवृत्ति के साथ संवर्धित राक्षस का उत्पाद। विक्रम राठौड़ वह एक ऐसा राक्षस था जो इतने बड़े विस्फोट से नहीं मर सकता था। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और उस दिशा में देखा जहां कैप्टन रीड गायब हुई थी और जहां दुश्मन पीछे हटे थे। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब असली शिकार शुरू होने वाला था। जंगल का शिकारी अभी मरा नहीं था। अंतिम अध्याय, शिकार की शुरुआत। कैप्टन रीड एक जानवर की तरह आगे बढ़ी। वह अब नक्शे पर निर्भर नहीं थी, जैसा कि विक्रम ने उसे सिखाया था। उसने हवा की गंध को सूंघा और जमीन पर पड़े सूक्ष्म निशानों को पढ़कर दुश्मनों का पीछा किया। टूटी हुई टहनियां, कुचली हुई काई, हल्के पैरों के निशान, यह सब उसके लिए दुश्मन के स्थान का संकेत देने वाले मील के पत्थर थे। वह भूख भूल गई। वह सोई नहीं, केवल बदला लेने की इच्छा और विक्रम से किया गया वादा ही उसे आगे बढ़ा रहा था। उसे विश्वास नहीं था कि वह जीवित है, लेकिन उसे दृढ़ विश्वास था कि उसकी आत्मा उसके साथ है और इस लड़ाई में उसका मार्गदर्शन कर रही है। 2 दिनों के अथक पीछा करने के बाद उसने आखिरकार सरपेंट ट्रायड के अस्थायी शिविर का पता लगा लिया। वे एक नदी के किनारे डेरा डाले हुए थे, घायलों का इलाज कर रहे थे और पुनर्गठन कर रहे थे। विस्फोट और विक्रम के हमले ने उनकी संख्या को लगभग आधा कर दिया था। सुरक्षा ढीली थी और हार और थकावट ने पूरे शिविर को घेर लिया था। कैप्टन रीड एक ऊंची पहाड़ी पर घनी झाड़ियों में छिपकर उन्हें देख रही थी। उसके हाथ में एक राइफल थी और उसकी आंखें ठंडेपन से अपने लक्ष्य पर केंद्रित थीं। वह पहले कमांडर को खत्म करने की योजना बना रही थी। जैसे ही वह ट्रिगर खींचने वाली थी, उसे शिविर के विपरीत दिशा में जंगल में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने सहज रूप से अपनी नजर उस ओर घुमाई और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक आदमी जिसका पूरा शरीर पट्टियों से ढका हुआ था, एक टहनी को सहारे के रूप में इस्तेमाल करते हुए लंगड़ा रहा था, फिर भी एक भूत की तरह चुपचाप आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें नरक से लौटे एक राक्षस की तरह ठंडी और जानलेवा थीं। वह विक्रम था। वह जीवित था। कैप्टन रीड लगभग चीख पड़ी थी। उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। खुशी, आश्चर्य और राहत की मिश्रित भावनाओं ने उसे घेर लिया। विक्रम ने भी जैसे कैप्टन रीड को देख लिया था। उसने एक पल के लिए उसकी दिशा में देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। यह एक मौन संकेत था, योजना के अनुसार। कैप्टन रीड ने तुरंत उसके इरादे को समझ लिया। उसने फिर से राइफल की दूरबीन से कमांडर पर निशाना साधा। दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वे पहले से ही एक आदर्श टीम के रूप में काम कर रहे थे। वे अब जंगल के कानून का पालन करने वाले 2 शिकारी थे। कैप्टन रीड ने अपनी सांस रोककर ट्रिगर दबाया। धाएं! एक गोली की आवाज ने जंगल की खामोशी को चीर दिया। कमांडर के सिर में गोली लगी और वह वहीं गिर गया। शिविर में तुरंत भगदड़ मच गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए विक्रम दुश्मनों के पीछे से प्रकट हुआ। वह मौत के दूत की तरह आगे बढ़ा, घायल शरीर के बावजूद अविश्वसनीय गति से दुश्मनों को मार गिराया। उसके हाथ में जंगल चाकू लगातार खून बहा रहा था। कैप्टन रीड ने भी पहाड़ी से सटीक निशाना लगाकर उसकी मदद की। जो भी जवाबी हमला करने की कोशिश करता, वह उसकी गोली का शिकार हो जाता। दोनों के वानबी सहयोग के सामने
सरपेंट ट्रायड के बचे हुए लोग पतझड़ के पत्तों की तरह गिर रहे थे। यह कोई लड़ाई नहीं थी, यह न्याय था। जब आखिरी भाड़े के सैनिक ने कैप्टन रीड पर अपनी बंदूक तानी तो विक्रम उसके पीछे से प्रकट हुआ और उसके दिल में अपना चाकू घोंप दिया। आखिरकार जंगल में फिर से खामोशी छा गई। केवल खून और बारूद की गंध ही उस भीषण लड़ाई की गवाही दे रही थी। विक्रम लड़खड़ाते हुए गिर गया। कैप्टन रीड पहाड़ी से पागलों की तरह दौड़ती हुई उसके पास आई। विक्रम, होश में आओ। वह उसके घावों को देखते हुए रो पड़ी। उसने बहुत खून बहाया था। विक्रम ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसने अपने खून से सने हाथ से उसका चेहरा छुआ। तुमने अपना वादा निभाया। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। हाँ, मैं बच गई, तुम भी बच गए, इसलिए मरो मत, यह एक आदेश है। उसकी आंखों से गर्म आंसू बहकर उसके चेहरे पर गिर रहे थे। तभी दूर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। प्रशिक्षण का समय समाप्त हो गया था और बचाव दल आखिरकार आ गया था। कैप्टन रीड ने आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, हमने कर दिखाया, अब हम बच जाएंगे। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें कमजोर होती जा रही थीं। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, इवेलिन। उसने पहली बार उसका नाम लिया और उसका हाथ शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर गया। हेलीकॉप्टर ऊपर पहुंचा और बचाव दल रस्सी से नीचे उतरे। वे भयानक दृश्य और गिरे हुए आदमी को गले लगाकर रोती हुई महिला अधिकारी को देखकर अवाक रह गए। यह संयुक्त प्रशिक्षण का अंत था, लेकिन साथ ही एक बड़े युद्ध की शुरुआत थी। बचे हुए दोनों को अब दुनिया के सामने प्रोजेक्ट राक्षस की सच्चाई लानी थी और सरपेंट ट्रायड के पीछे की ताकतों को ढूंढकर उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना था। जंगल की लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन उनके सामने अदृश्य दुश्मनों के साथ एक बहुत बड़ा और भयावह युद्ध इंतजार कर रहा था। राष्ट्रीयता और विश्वास में भिन्न दो सैनिक जंगल के शिकारी के रूप में पुनर्जन्म लेकर उनका भाग्य अब एक ही रास्ते पर मिल रहा था और उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी।